नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की आपका प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। हमारे चारों मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर साहब, बहुत स्वागत सर आपका। और आज भी कई इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आपको पहले बताएंगे कि ये वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर अब विपक्ष कैसे तेवर दिखा रहा है। आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का जो है वो जारी करेगा चुनाव आयोग। इसको लेकर संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर बाहर दोनों प्रोटेस्ट किया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को आज सीधी धमकी भी दी और कहा हमारे पास सबूत हैं, चुनाव आयोग ने इलेक्शन चोरी किया है और जब हम सबूत दिखाएंगे तो ये एटम बम की तरह फटेगा, कोई नहीं बचेगा। तो मैं आपको ये एसआईआर के मुद्दे पर आज क्या होने जा रहा है उसके बारे में डिटेल दूं। उससे पहले अब राहुल गांधी का अभी बयान आया है, जरा इसको सुनिए। दूसरी बार सीधी चेतावनी कहिए या धमकी चुनाव आयोग के अधिकारियों को दे रहे हैं राहुल गांधी। 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं। जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। ये आप राहुल गांधी का कोई सामान्य बयान मत मानिए। आज जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, इसे सीधी सीधी धमकी कहा जाना चाहिए चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग के अधिकारियों के लिए। यह कहना कि आप रिटायरमेंट के बाद भी कहीं भी हो, हम ढूंढकर आपको निकालेंगे और आप पर कार्रवाई होगी और आप देशद्रोह कर रहे हैं, ट्रीजन कर रहे हैं, तो इससे बड़ा इल्जाम राहुल गांधी और क्या लगा सकते हैं। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने, अब इसके बाद इनकी पार्टी आगे क्या इस बात को कितना बढ़ाएगी अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी ने देश की चुनावी व्यवस्था पर अपना पूरा एक तरीके से कहिए शक जाहिर कर दिया है। बल्कि शक ही नहीं, उन्होंने तो यह कहा है कि भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, अब चुनाव जो है उनके नाम पर फ्रॉड हो रहा है। यही मतलब हुआ उनकी बात का। मतलब वो भारत की मौजूदा चुनावी तंत्र को पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं, जिस भी सिस्टम के तहत हमारे यहां इलेक्शंस किए जाते हैं। और इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के लिए जो उन्होंने कहा वो बात अलग है। त्रिपाठी जी। सरोज जी, मैं तो थोड़ा सोच नहीं पा रहा हूं कि इनके लिए क्या कहें। इन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है वो ट्रीजन है, वो देशद्रोह जैसा, गद्दारी जैसा कह रहे हैं। अगर अफवाह फैलाना, झूठ बोलना, देश के लोकतंत्र को कमतर करना है तो वही काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं। यह आज 1 अगस्त है। 31 जुलाई को भारत के चुनाव आयोग ने एक रिलीज जारी की। पता नहीं क्यों मेरी तो समझ में नहीं आता कि सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, या वो लोग जो लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, राहुल गांधी की तरह हताश, हारे हुए, निराश, कुंठित नहीं है, उन्होंने क्यों इसको आगे नहीं बढ़ाया। ये 31 जुलाई की रिलीज है। ईवीएम्स आर टैम्पर प्रूफ। और ये ध्यान से सुनना चाहिए सबको, क्योंकि आप लोग बार बार ये अफवाह सुनेंगे। वैसे तो अलग अलग समय पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय सब खारिज कर चुका है, लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है। 17 जून को चुनाव आयोग ने ईवीएम चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ये काम किया। ये जो असेंबली इलेक्शन के लिए ये जो हुआ था, तो उसका 10 कैंडिडेट आए थे जिन्होंने कहा कि भाई हमको चेकिंग चाहिए। 10 कैंडिडेट आए थे। जो यूनिट थी वो अलग अलग, जो बैलेट यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और वीवीपैट होता है, 48, 31 और 31
ऐसी सारी मशीनें चेक की गई और इसमें एक में भी कोई गड़बड़ नहीं निकली। मतलब कौन कौन सी, ठाणे, रायगढ़, पुणे, ये मतलब ये जिले हैं, उनकी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, कोपरी, पचपाकड़ी, ठाणे, पन्नेल, अलीबाग, खड़गवासला, अमी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि राहुल गांधी क्या सचमुच देश में कोई अराजकता करके कुछ दूसरे मॉडल पर काम कर रहे हैं क्या? और यह प्रश्न अब ठीक से उठना चाहिए। ये इस देश के लोगों को, इस देश की जनता को यह सवाल करना चाहिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि विपक्ष का नेता चुनाव आयोग पर सवाल करे, सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल करे। मान लीजिए पार्टी पर, सत्ताधारी पर तो करता ही करता, वो करना ही चाहिए। लेकिन जब वो झूठ बोले, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम खोज खोज के निकालेंगे उन लोगों को। अच्छा, और सोचिए, इतना राहुल गांधी के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, वो पिछले 3 महीने से एक बात कह रहे हैं कि हमारे पास एटम बम है। आज एटम बम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसके पहले क्या कह रहे थे? फुल प्रूफ हमारे पास एविडेंस है, हम आपको बता देंगे। पहले महाराष्ट्र कहते थे, अब आजकल कर्नाटक कहते हैं। अभी एमपी बोला ना, अभी एमपी भी बोल दिया। सवाल यहां बस यही है कि अगर इनके पास कोई ऐसा एक भी प्रमाण होता, तो इतनी बड़ी बैटरी ऑफ लॉयर्स है, वो अब तक सर्वोच्च न्यायालय के सामने नहीं गए। नहीं, ये ईवीएम वाला मामला तो चलिए अदालतों में गया है, वो दूसरी बात पर आ जाए ना। और जो वो पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं, वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, मैं उसी की तो बात कर रहा हूं कि 1 करोड़ वोटर महाराष्ट्र में जोड़ जिस दिया गया। महाराष्ट्र में वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ वोटर जोड़ा, उसी की ये सीटें हैं। नहीं, इन सीटों से तो केवल आपने बटन किसको दबाया और पर्ची किसकी निकली, यही पता चलेगा ना। ये आप इसको समझिए ना, महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं 1 करोड़ वोटर जुड़ गए। अब ये भी देश के किसी भी व्यक्ति को पचेगा क्या कि आप 1 करोड़ मतदाता, कौन सी ऐसी मशीनरी होगी कि 1 करोड़, इसका मतलब कुछ लोग आप तय करेंगे ना भाई। ये कोई रोबोट तो है नहीं कि आपने बॉट लगा दिए और सोशल मीडिया पर कुछ करना है, आईटी सेल चलाना है। ये तो कोई व्यक्ति जाएगा, मान लीजिए जुड़ ही गया, मेरा ही नाम जुड़ जाए, तो क्या एक दिन में हम 5 जगह जाकर कर पाएंगे क्या? अगर 1 करोड़ वोटर हम फर्जी बनवाएं तो 20 लाख लोग 5-5 जगह जाएंगे क्या? यानी जितनी भी बात है, राहुल गांधी सिर्फ तमाशा, एनार्की कर रहे हैं। और मैं पहले बार बार कहता था कि ये सवाल जो उठा रहे हैं, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। अभी भी कहता हूं देना चाहिए, लेकिन ये जो सवाल आप कर रहे हैं, ये सिर्फ अराजकता, सिर्फ और अब ये बात अब ये बात उस हद से आगे निकल गई है कि चुनाव आयोग कोई प्रेस रिलीज जारी कर दे, या चुनाव आयोग कोई ट्वीट करा दे, या सोर्सेस से कोई खबर कहलवा दे। अब मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को एक खुलकर बड़ी ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उसके अंदर सारे सवाल एंटरटेन करने चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी अब इस मामले को नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुके हैं। और आगे तो वो यहां तक गए, वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं, हमारी सरकार बदलेगी, कभी तो बदलेगी, और हम तुमको ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे। जब बात यहां तक पहुंच गई है तो फिर अब बच बच के चलने का क्या पर मतलब? मेरे को तो हैरानी नहीं है राहुल गांधी के बयान पर, क्योंकि मुझे याद है कि मार्च 2024 में राहुल गांधी ने ईडी और सीबीआई को लेकर यह बयान दिया था कि हमारी सरकार आएगी, बीजेपी बदलेगी तो हम जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सर, ये उन्होंने एजेंसी धमकाया और था ना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनता है ना, लेकिन एजेंसीज भी वैसी ही है ना। बट आप इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था के लिए कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, वो इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करें, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाएं, ठीक बात है, क्योंकि इस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जी, और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के सवाल उठा रहा है वो भी हमें देखने होंगे। नहीं, सुप्रीम क्या कोर्ट जो है, एक सेकेंड, अभी जो एसआईआर की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मतलब उस पर जो चल रहा है मामला, उसके अलावा ये महाराष्ट्र के वोटर ऐड कराना, अभी जो कर्नाटक की बात इन्होंने की थी कुछ दिनों पहले, ये सारे भी कोर्ट में गए हैं, ये लेके कांग्रेस पार्टी गई कि नहीं गई? बिल्कुल, और कोर्ट ने ऐसा कुछ पाया नहीं, तो ये बात भी सही है। दूसरी पर मैं जो बात कह रहा हूं आपको, इस वक्त जो एसआईआर की बात चल रही है, इस पे सुप्रीम कोर्ट जो सवाल उठा रहा है बड़े इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार क्यों नहीं मान रहे हैं, जबकि फॉर्म 6 अगर आप अलाउ करें, क्योंकि एसआईआर पर अलग से डिस्कशन करें। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक, तो फिर मैं आपके पास आता हूं सर, लेकिन आज की राहुल जी का डिस्कशन अलग है। हाँ, उस पर अलग से होगा। देखिए, मेरा मानना है कि राहुल गांधी अगर आरोप लगा रहे हैं, वो नेता विपक्ष हैं, तो उनको अपने आरोप के पक्ष में सबूत भी पेश करने चाहिए। खाली कहने से काम नहीं चलेगा। जब बार बार कह रहे हैं मेरे पास सबूत हैं, तो फिर सबूत किस दिन रखा? आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और सारे मीडिया को बुलाइए और वो सारे सबूत रखिए, और उसके बाद आप कहिए कि भाई ये जो हुआ है ये गड़बड़ हुआ है, और हमारी जब सरकार आएगी तो हम इस पर देखेंगे, जांच कराएंगे। तरीका यही है। इस तरह मतलब छापामार तरीके से आप कह के निकल लीजिए। ये सीधी धमकी नहीं थी आज? नहीं, धमकी इस तरह की देना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह नेता लोग इस तरह की बात करते हैं। कई बार मुख्यमंत्री लोग बोल देते हैं कि हमारी सरकार आने वाली व्यवस्था करेंगे, ये करेंगे, ये तो करते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, उनको शालीन तरीका, एक तरीका ये है कि
सारे सबूतों के साथ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि भाई ये चीजें हैं, सरकार है तो इसकी जांच कराएं किसी निष्पक्ष एजेंसी से, नहीं तो जब हमारी सरकार आएगी तो हम जांच कराएंगे, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, खत्म बात। तो ये मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि बार बार ये कहना है कि हमारे पास सबूत है, आज तो एटम बम का इस्तेमाल किया, तो सबूत आप रखें तो फिर या तो आज तो उन्होंने साफ कह दिया, एक महाराष्ट्र की बात तो वो कह ही रहे हैं कि भाई उनके हिसाब से तो महाराष्ट्र का इलेक्शन फ्रॉड करके इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को दिया। ऐसा ही शक उन्होंने कहा हमको एमपी के टाइम पर हुआ था, तो वो एमपी को भी ऐसे ही मानते हैं कि भाई बीजेपी को ऐसी 230 सीट आई थी ना सर, 230 सीटें एमपी में नहीं आ सकती थी, एमपी में 165 ऐसे व्हाटएवर, मतलब वो इतनी कि वहां पर इतनी, ये महाराष्ट्र में आई, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में आई। हाँ, तो अब लोकसभा पर भी कर्नाटक में कह रहे हैं कि हमें शक था। देखिए, राहुल गांधी जिस मध्य प्रदेश का आज जिक्र कर रहे थे, मध्य प्रदेश चुनाव के बाद कमलनाथ का बयान को उनको ध्यान देना चाहिए। कमलनाथ से जब ये पूछा गया था कि बार बार आपका ईवीएम का आरोप लगता है, तो कमलनाथ का बहुत स्पष्ट जवाब था कि नहीं नहीं, ईवीएम में कुछ नहीं है, हम चुनाव हारे हैं, हमें स्वीकार करना चाहिए और हम इसकी समीक्षा करेंगे। बाद में जब जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने, जीतू पटवारी ने इस बात को स्वीकार किया। 4 दिन पहले जीतू पटवारी ने एक पॉडकास्ट में किसी जर्नलिस्ट से बात करते हुए ये कहा है कि देखो कमी तो है हमारी, बिल्कुल, मैं मध्य प्रदेश को लेकर, बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई हमारा संगठन कमजोर रहा, हम चुनाव हारे, हम संगठन को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में चुनाव हारेंगे। महाराष्ट्र के अंदर नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो मुंबई हाईकोर्ट गए थे। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा डॉक्यूमेंट्स दीजिए साथ में, आप जो कह रहे हैं कि फर्जी वोटिंग हुई है, नाम कटे हैं, एडिशनल नाम जुड़े हैं, आप उसकी सूची हमें सौंपिए। एक बार भी ये सूची लेकर नहीं गए, चुनाव आयोग गए, चुनाव आयोग में बता नहीं पाए। शिरडी की वोटर लिस्ट की बात की, शिरडी में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस बात की हो गई, और अभी सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई चल रही थी ना एसआईआर को लेके। अब सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से चुनाव आयोग ने फर्जीवाड़ा किया, मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया। चुनाव आयोग आपसे कह रहा है कि आप 15 नाम लेकर आ जाइए, जो बिहार में कटे हम उसको जोड़ देंगे। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने आज संवैधानिक संस्था को सीधे सीधे धमकी दी है। ये चेतावनी नहीं है, धमकी है कि हम देख लेंगे। और मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग को अब गंभीरता से लेना चाहिए। हर बात राहुल गांधी की बात को छोड़ देना ये ठीक नहीं है। राहुल गांधी दिन प्रतिदिन इस तरीके से बातें करते जाते हैं। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जाए, चुनाव आयोग एफआईआर दर्ज करे कि राहुल गांधी सरेआम धमकी दे रहे हैं। अगर किसी अधिकारी के साथ मारपीट हो जाए, सर चुनाव आयोग के किसी अधिकारी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मारपीट कर दे, कौन जिम्मेदार होगा? आप सीधे कह रहे हैं हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, आपको किसी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है। और मुझे लगता है कि जब चुनाव जीत जाते हो तो आप कहते हैं कि जनता का मैंडेट है, और चुनाव हार जाते हो तो आप कहते हो कि वोट चोरी हो गए। आपने भी कहा इस पर सदस्यता भी जा सकती है। नहीं, मैं तो सिर्फ उदाहरण के साथ बात करता हूं, तथ्य पे बात करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। मऊ से समाजवादी पार्टी के जो उस वक्त प्रत्याशी थे, सुभाषपा के, सपा के ही थे लेकिन उनके टिकट पर लड़ाया गया था। सुभाषपा के प्रत्याशी थे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी। अब्बास ने बयान दिया कि एक भी अधिकारी को मैं जाने नहीं दूंगा। भैया से हमने बात कर ली है, अखिलेश भैया से, 6 महीने पहले इनका हिसाब किताब होगा, बोला था सरकार आने के बाद। ये सब हुआ, उस वक्त लगा कि ये सामान्य बात है। सरकार नहीं आई समाजवादी पार्टी की, सरकार आ गई भारतीय जनता पार्टी की। ये मामला अदालत के सामने गया, मामला दर्ज हुआ। न्यायालय ने अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी। मऊ सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूं। इंटरेस्टिंग है। हाईकोर्ट कह ही चुका ना, जब ये गए थे मुंबई हाईकोर्ट ये सारे प्रोसेस को लेकर, जब विधानसभा इलेक्शन हुए थे, मुंबई हाईकोर्ट ने इनको डांटा था और कहा था कि भाई ये ग्रॉस जो है लॉ का मिसयूज है जो आप करते हैं। तो राहुल गांधी फिर क्या समझ रहे हैं कि मतलब मैं जो कह दूंगा वो बस राजनीतिक बयान है, आप धमका रहे हो। मेरा वचन ही मेरा शासन है। नहीं, वो गलत नहीं समझ रहे। नहीं, सबूत पेश करना। आप डेड इकोनॉमी बोल देते हो। आते हैं सर, आप आज की एक और इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बता दूं राहुल जी। चुनाव आयोग जो है बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी करेगा और बिहार के सारे 38 जिलों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इस वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन देगा भी। साथ में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी वोटर्स के नाम जो है वो चेक किए जा सकते हैं। जिनके नाम पहली लिस्ट में नहीं है उनके लिए निर्वाचन आयोग कल से लेकर के 1 सितंबर, 1 महीना पूरा इसके लिए कैंप लगाएगा। 25 जुलाई को चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पहला चरण पूरा कर लिया था और इसमें 7.24 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन किया गया था। आज इसकी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी और 30 सितंबर को चुनाव आयोग फाइनल लिस्ट जारी करेगा। अभी तक के जो अनुमान है और जो माना जा रहा है, वोटर लिस्ट में लगभग कुल वोटर्स के 7% नाम कट सकते हैं, मतलब तकरीबन 65 लाख वोटर कम होंगे पिछली बार की तुलना में। हर सीट पर इसका आप अगर एक औसत निकालेंगे तो ये लगभग 23,000 वोटर प्रति विधानसभा सीट घटेगा।
23,000। अब इसका अगर आप पिछले चुनाव के परिणामों के डेटा से मिलान करें तो सीधा असर इस बार 176 सीटों पर पड़ सकता है। मतलब इन 176 सीटों पर जो हार जीत का मार्जिन था वो 23,000 से कम था, जितने वोट पर सीट कट सकते हैं। रीजन वाइज भी अगर आप देखें, सीमांचल में 24 सीटें हैं, इनमें से 13 सीटों पर इंपैक्ट हो सकता है। मिथिलांचल की 82 सीटों में से 64 पर इसका असर होता हुआ दिखाई देगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मगध में 70, भोजपुर में 67 सीटों में से 51 सीटों पर इंपैक्ट दिखेगा। और जिन 176 सीटों पर ऐसा सीधा हम कहें तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फर्क पड़ेगा, उनमें से 89 सीटें एनडीए के पास है, 83 सीटें महागठबंधन के पास हैं, 4 बाकी और दलों के पास है। मतलब इसमें भी कोई विशेष अंतर नहीं है। और एसआईआर को लेकर आज खूब हंगामा भी पार्लियामेंट में भी हुआ है। आपको कुछ बयान दिखाते हैं। संवैधानिक अधिकार है वोट देने का, उस अधिकार को आजमाने में बिहार में लोगों को इतनी मुश्किलें हो रही हैं, इतना पैसा उनका गवाया जा रहा है, मजदूरों का इतना समय नष्ट हो रहा है। जनता के प्रतिनिधि होने के कारण उन लोगों के मजबूरियां और समस्या हम सदन के अंदर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई हल निकले, पर अंदर हमें अलग अलग तर्क हमको समझाए जाते हैं कि क्यों सरकार इस विषय पर चर्चा ला ही नहीं सकती। प्रश्न चिन्ह उठा रहा है दोनों सरकार पे, इलेक्शन कमीशन पे भी, कि इलेक्शन के इतने पास जो ये एसआईआर जैसी इंटेंसिव एक्सरसाइज चलाई गई, आखिर क्यों चलाई गई। और ऊपर से आपने 60 लाख लगभग वोटर्स को जो घटा दिया है, तो कहीं ना कहीं इससे ये दर्शाता है कि सरकार नहीं चाहती है कि फेयर, फ्री एंड फेयर चुनाव हो। पता नहीं चुनाव आयोग को किसकी स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है, क्योंकि ये इस तरह का चुनाव आयोग जिसमें बांग्लादेश के चुनाव आयोग की बू आती है, उनके मातहत कोई भी चुनाव मैं समझता हूं फ्री एंड फेयर होने की संभावना खत्म होती। वेल और हाउस के बीच में तिहाड़ जेल की तरह की बाड़ेबंदी कर दी गई। आज तक नहीं देखा था कि सारे सिक्योरिटी स्टाफ पता नहीं कहां कहां से ला गए, वो होल्ड करके। ये सदन है भाई, ये जेल नहीं है। एसआईआर पे चर्चा हो, वोट बंदी का दूसरा नाम है एसआईआर। अब उन्होंने तुलना मनोज झा जी ने कर दी कि हमको ये बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन जैसा लगने लगा है अपना इलेक्शन कमीशन। मतलब बांग्लादेश में तो ये कहा ही जाता था ना कि वहां पर शेख हसीना रही तो इलेक्शन रिग कराए उन्होंने, उनसे पहले भी चुनाव आयोग पर ऐसे इल्जाम लगे। तो ये अब तुलना कर रहे हैं उसकी बांग्लादेश से भी। जी सर, अब बांग्लादेश के वैसे मैं बोल दूं कि इलेक्शन कमीशन को भारतीय इलेक्शन कमीशन ने खूब ट्रेनिंग दी है, अगर हम पास में जाएंगे। एनीवे, मैं इसको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इन चीज़ों को देखना चाहूँगा, वो जो वहाँ पर जो कुछ हो रहा है। पहली बात, क्या ये संशय किया जा रहा है ये एसआईआर की एक्सरसाइज सही है या गलत है? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये लॉजिकल एक्सरसाइज है, तो वहाँ पे ये बोला गया। दूसरी बात ये आती है कि क्या ये एक्सरसाइज पहले की गई थी? हाँ, 2003 में ये एक्सरसाइज की गई थी, 31 दिन में इस एक्सरसाइज को पूरा कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अजूबा हो रहा है। लेकिन जो बातें जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो जस्टिसेस कह रहे हैं वो ये है कि पहले तो इसको इस वक्त क्यों किया जा रहा है, ये सवाल वहाँ पे जरूर उठाया जा रहा है। दूसरी बात ये कि आधार इसके लिए मतलब जो कागजात पेश करने हैं उसमें आधार क्यों नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, फॉर्म 6 जो कि हम भरते हैं जब हम अपना नया वोटर आईडी कार्ड जो है लेना चाहते हैं या फर्स्ट वोटर होता है, फॉर्म 6 भरते हैं, उसमें आधार जो है वो बिल्कुल आपके जो एड्रेस प्रूफ उसके लिए भी और आपकी डेट ऑफ बर्थ दोनों के लिए वैलिड है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। आधार अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में जाते हैं, आप एयरपोर्ट एंटर करना चाहते हैं, तब भी आधार आपकी आइडेंटिटी है, पासपोर्ट में आधार है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों आखिर, और सुप्रीम कोर्ट भी ये जानना चाहता है कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं। तो ये बातों का जवाब, एक बार ड्राफ्ट आज जारी हो तो उस पर और डिटेल पता चलेगी। देखिए, अभी तक क्या 65 लाख का क्या ब्रेकअप है कि 25 लाख जो है वो मृत हो गए, 35 लाख के करीब 36 लाख ऐसे लोग हैं जो दूसरी जगहों पर परमानेंटली शिफ्ट हो गए या हमको वो मिले नहीं हैं, और ये 7 लाख का एक और डेटा है वो जो तो दो तीन जगह नाम जिनके जिनके मल्टीपल जगहों पर नाम है। ये तो चुनाव आयोग इन नतीजों पर जो है ये कोई फॉर्म के भरोसे नहीं पहुंचा है, ये उसके पास जो और डेटा संकलन उसने किया होगा उससे वो इन चीजों पर पहुंचा है। अब एक्चुअल फॉर्म जो आए हैं उनमें कौन सा प्रमाण सही पाया गया, कौन अपनी
पात्रता साबित कर पाया, ये तो अब इस ड्राफ्ट से पता चलेगा। ये सिर्फ 65 लाख तो अलग है उससे। एक इंपॉर्टेंट बात और है। अगर उसमें भी ये कहा है, मतलब आप ही में से कोई मुझे बता रहा था ना कि मैं बता रहा 15 नाम अगर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जो थे उन्होंने कहा कपिल सिब्बल से कि अगर 15 नाम आप ऐसे लाके देंगे जिनके नाम मृत सूची में हैं और वो जिंदा हैं, हाँ तो हम इसको जो है इस पे बताइए, स्टेप तो इन करेंगे। ये तो इससे आसान क्या है? बिल्कुल ठीक बात। मतलब अगर आप वो लिस्ट ले लीजिए जिसमें जैसा कि अभी समीर मुझसे बता रहे थे ब्रेक पहले की, शायद 2 हफ्ते पहले चुनाव आयोग ने वो लिस्ट दे दी है 65 लाख लोगों की लिस्ट नाम दे दी कटे है। हैं। हाँ, वो ऑलरेडी दी जा चुकी है। ऑलरेडी तो अगर दी जा चुकी है उसमें जाहिर है सबके नाम पते होंगे कि मिस्टर एक्स जो है फलाने गांव में रहते हैं, फलाना ये है उनका, तो आप जाके वहाँ वेरीफाई करवाइए अपने। इसीलिए सर मेरा इंटरेस्ट तो ज्यादा ये जानने में कि अब उस इन 65 के अलावा जो और कितने नाम ऐसे हैं जो फॉर्म है जो इनवैलिड पाए जाएंगे। सर एक अब वो बेसिक जब जांच सवाल और होगी कागजों की, अब जो पेपर जमा किए गए हैं उसके नहीं, वो जांच कर ली होगी इन्होंने, तभी तो ड्राफ्ट जारी किया होगा। नहीं, वो भी तो वो ड्राफ्ट जारी किया है, जो उनके पास पेपर आ गए हैं वो भर दिया है। अब स्क्रूटनी जो होगी वो अब फाइनल ड्राफ्ट तो सितंबर में आएगा ना, फाइनल ड्राफ्ट जो आएगा वो तो 1 सितंबर को आएगा, तो 1 महीने पूरी स्क्रूटनी होगी ना सारे उनकी कि भाई आपने कौन कौन से पेपर लगाए, उन पेपर्स की क्या वैलिडिटी है, कितनी उनकी, मतलब वो उस हिसाब से। कई लोगों ने तो बिना पेपर लगाए जमा कर दिया है, ऐसे भी है। अब बिना पेपर लगाए जमा कर दिया है तो वो उसको क्या करेगा, चुनाव आयोग देखेगा। तो ये सारी चीजें हैं, उनसे पेपर मांगे जाएंगे। वो छटनी से 1 महीने में वो होगी। छटनी 1 महीने में। एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं और छोटा सा कहूंगा, ये सुप्रीम कोर्ट ये भी चैलेंज कर रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप जो है वो जानने का अधिकार रखता है। उनका सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो है ये इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है सर। यहाँ मेरा काम है ये सुप्रीम कोर्ट ये कहता है ये होम मिनिस्ट्री का काम। उसके बाद दे दिया jurisdiction जवाब। देखना जो है ना नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खाली जवाब उन्होंने दिया, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स नहीं किया। अभी उसके ऊपर टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया हाँ ये मेरा काम है इसको जांचना। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट, नागरिकता जांचना अलग बात, नागरिकता तय करना अलग बात। देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कहीं पर भी कि जांचने में तो ये जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो नागरिक है कि नहीं नागरिक है, आपने जांच लिया नागरिक नहीं है, बाहर कर दीजिए। लेकिन जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो नागरिक नहीं है, ये कैसे तय करेंगे? कहाँ सर वो कह रहा है सर? नहीं, यही तो कंफ्यूजन है। नहीं, ये जो आपने कहा ऐसा है ही नहीं कि जिसका नाम वोटर नहीं, उन्होंने सुनिए उन्होंने क्या कहा, सर, उन्होंने क्या कहा, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, यही तो कहा। तो फिर नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है बता दो, पासपोर्ट के अलावा। एक पासपोर्ट सबके पास है नहीं, वही आपकी नागरिकता तय करता है जब आप बाहर जाते हैं कि आप भारतीय नागरिक हैं। बाकी जिसके पास पासपोर्ट नहीं है उसकी नागरिकता कैसे तय वो होगी? कह रहा है नागरिक होगा तो ही हम उसको लिस्ट में शामिल करेंगे, सिंपल सी बात है। एक लाइन इसको समझिए, नागरिक होगा तो ही मतदाता होगा, ये चुनाव आयोग के दायरे में है। चुनाव आयोग की मतदाता सूची में नहीं होगा तो नागरिक नहीं होगा, ये जो कह रहे हैं विनोद जी, न तो चुनाव आयोग ने कहा है ऐसा, और ये संभव क्यों नहीं है। 18 से नीचे का क्या भारत का नागरिक नहीं है ना भाई? तो ये तर्क ही गलत है। 18 से ऊपर ऐसा चुनाव आयोग ने कहीं नहीं कहा है। मैं तो एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, 18 से नीचे कोई भी अभी भारत में मैंडेटरी वोटिंग नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि आप मतदाता सूची में नहीं हैं या वोट देने नहीं जाते हैं तो आप भारत से सारे अधिकारों से, इसकी भी चर्चा चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये जो एक महीना है, यानी आज से शुरू हो गया 1 अगस्त से सितंबर तक, इसमें सिर्फ इतना नहीं है कि जो मतदाता सूची ड्राफ्ट आ गई, प्रिंटेड हो गई, दे दिया गया सभी राजनीतिक दलों को, इतना भर नहीं है। आप कहें कि मेरा नाम क्यों नहीं है भाई, मैं फॉर्म नहीं डाल पाया लेकिन मुझे जुड़वाना है, तो 1 महीना चुनाव आयोग जुड़वाएगा, ये भी है। अच्छा, अब ये एक, अब उन्होंने जो कहा बांग्लादेश, सौरभ एक चुनाव आयोग सही है कि जो नागरिक हैं उन्हीं का नाम मतदाता सूची में होगा। आप जो 11 फॉर्म ले रहे हैं उसमें आधार, राशन कार्ड और सीपीआई, वो जो ईपीआईसी नंबर आपने एक्सक्लूड कर दिया है, तो जो बाकी कागज है क्या वो नागरिकता के प्रमाण पत्र हैं? जो बाकी आप ले रहे हो, रेडियो, ड्राइविंग लाइसेंस और ये कोई नागरिकता प्रमाण पत्र? अभी हेडलाइन में एक खबर दी थी सर, तो इसलिए बंगाल में एक अभिनेत्री पकड़ी गई बांग्लादेश की। अभी मैं क्योंकि ये बहस फिर आगे टू बी कंटिन्यूड उस मुद्दे पर करेंगे, ये बात हर्षी का कुछ और टेक है, आ जाएंगे उस पर। हाँ सर, लेकिन बांग्लादेश का चुनाव आयोग की तरह हमको बर्ताव लग रहा है अपने इलेक्शन कमीशन का, आरजेडी ने कहा। देखिए ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और आरजेडी तो कुछ भी कह सकती है। आरजेडी तो ये भी कह सकती है कि भाई हम चुनाव का बहिष्कार करने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखी, और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की सभी बातों को माना। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी ये नहीं कहा चुनाव आयोग से कि आपको आधार मैंडेटरी करना पड़ेगा। उन्होंने सलाह दी थी। जब अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात को जिक्र करा कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देने के लिए, सलाह देने के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए चुनाव आयोग को कि आधार कार्ड लिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें लगता नहीं है कि ये आदेश देने की जरूरत है, उन्हें अगर लगेगा तो वो लेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में हमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि चुनाव आयोग ने लक्ष्मण रेखा को लांघा है। चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया हमें पारदर्शी नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग को काम करने से नहीं रोका है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को
सहमति दी है उसे लेकिन ये एक्सेप्ट भी कर कहा है लिया ना सर कि अगर बड़ी संख्या में वोटर नाम कटेंगे तो हम इंटरवीन करेंगे। कहा है ना कि आप 15 नाम भी अगर लेकर आएंगे तो हम पूरी प्रक्रिया को रोक देंगे। जो 65 लाख में से आप नाम लेके आइए, अगर हमें लगेगा तो हम पूरी प्रक्रिया को रोक देंगे। और चुनाव आयोग ने कहा कि हमने जो 65 लाख नाम काटे हैं उसकी पूरी कॉपी जितने राजनीतिक दल है, चाहे वो राज्य अधिमान्य दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, सबको हमने कॉपी सौंप दी है और सबसे कहा है कि अपने बीएलएसएस की जांच करवा ले और जो नाम अगर छूट गए हम उसके अंदर जोड़ लेंगे। उसके बाद भी अगर इस तरीके से जिक्र किया जाए कि भाई चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करना चाहता, चुनाव आयोग जानबूझ के लोगों के नाम काट रहा है, 65 लाख लोगों के नाम काट दिया। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी बात बोली। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई राष्ट्रीय जो मतदान का प्रतिशत है देश के अंदर वो 65-66% है और बिहार में इतनी कोशिश करने के बाद भी 55, 56, 57 के ऊपर वोटिंग नहीं होती है। तो एक बड़ा कारण ये है कि वोटर ही नहीं है, इतने जो नाम नहीं है जिनका वो वोटर करने कहां से जाएंगे, जो मर गए लेकिन वोटर लिस्ट के नाम जुड़ा हुआ है, जो 2 जगह है वो नाम जुड़ा हुआ है, जिनका पलायन हो गया उनका नाम बिहार की वोटिंग लिस्ट में जुड़ा है। तो जब हम ये वोटिंग लिस्ट इसमें से साफ करेंगे तो बिहार का वोटिंग परसेंटेज 60 से 65% जो राष्ट्रीय वोटिंग का है वहां टच करेगा। मुझे लग रहा है कि ये प्रोसेस बहुत अच्छी है। एक तर्क जो है आरजेडी ने दिया है और मुझे लगता है उस पर विचार करना चाहिए। जैसे रिवीजन है, ये एसआईआर रिवीजन है। रिवीजन मतलब पुनरीक्षण। पुनरीक्षण में वोट घटेंगे भी और बढ़ने भी चाहिए, क्योंकि कई पिछले 6 महीने में ऐसे लोग भी होंगे जो 18 साल से ऊपर हुए होंगे, बिल्कुल, तो बढ़ने भी चाहिए। तो वोट या मान लीजिए जितने घटें कुछ ऊपर नीचे, या तो ज़्यादा घट जाएं और कम बढ़ें तो नंबर घटेगा। लेकिन ये भी एक, इसमें भी इंपेरिटी नहीं होनी चाहिए कि खाली वोट घट तो जाएं और बढ़े ना। नहीं, कुछ लोग बालिग हुए होंगे उनका वोट बनना चाहिए, कुछ लोग मृत हुए होंगे उनका घटना चाहिए। वो हर बार जुड़ता है, 18 साल के जब हो जाते हैं तो वो जुड़ता ही है। कह रहे हैं ना, यहाँ मामला उल्टा है। राहुल जी तो कह रहे हैं बढ़ा दिए जा रहे हैं। हाँ, बढ़ा दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र बढ़ा दिया जा रहा है, यहाँ घटा दिया। राहुल जी का आरोप समझिए, राहुल जी कह रहे हैं बढ़ा दिए जा रहे हैं। तो और ये कोई तय कैसे हो सकता है? किसी भी राज्य में किसी भी जगह पर जहां से जनता भाग रही हो, लगातार प्रवासी हो, गांव के गांव, हम लोगों के गांव में गांव खाली हो गए, वहां नहीं है लोग, तो कैसे बढ़ जाएंगे? बच्चा पैदा हो रहा है तो दूसरे शहर में जा रहा है, कैसे हो सकता है ये? बिहार के चुनाव में मुसलमान वोटों का गुणागणित जो है वो अभी लंबा चलेगा चुनाव तक। बिहार, उड़ीसा और झारखंड, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, यहां पर मुस्लिम वोटों पर एक मजबूत पकड़ रखने वाली संस्था अमीर शरीयत, जिसने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम गांधी मैदान पटना में किया था अभी वक्फ को लेकर के, इनके चीफ ने जो है वो राहुल गांधी से मुलाकात की है। और इस दौरान बिहार के प्रभारी जो हैं कांग्रेस के कृष्णा अल्लाबरू, वो मौजूद थे, और कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, शायर हैं, ये भी थे। तो ये तस्वीर जो है ये जारी की गई है। अब ये इमारत शरिया हमने आपको पहले भी एक बार बताया था, अच्छा खासा प्रभाव रखती है ये, खास तौर पर झारखंड में, उड़ीसा में, बिहार में और पश्चिम बंगाल के अंदर। अब इनका राहुल गांधी से मिलना, इसको किस तरीके से देखें? ये महागठबंधन की साझी कवायद है या कांग्रेस पार्टी का अपना अलग एक इनिशिएटिव है? इस पर ज़रूर चर्चा होगी अब। और राहुल गांधी, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वो एक यात्रा भी करने जा रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में 5 दिनों के लिए प्रवास पर जाएंगे और लगातार यात्रा करेंगे। बताया गया है कि इस यात्रा की शुरुआत रक्षाबंधन के बाद 10 अगस्त से हो सकती है और ये कैमूर या सासाराम से शुरू करने का शायद प्लान बनेगा कांग्रेस का। इसका मकसद एसआईआर को लेकर भी लोगों को जागरूक करना है और इसके जरिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये दोनों साथ में निकलेंगे और रैलियां भी होंगी इसमें, और नीतीश सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश होगी। तो ये इस कार्यक्रम में तो तेजस्वी यादव साथ हैं, लेकिन ये मुस्लिम वोट के कार्यक्रम में भी साथ साथ हाथ मिला के ही चला जा रहा है या पीठ पीछे किसी और से हाथ मिलाया जा रहा है? क्या लगता है आपको त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, एक तो एक ही अच्छा है कि राहुल गांधी लगातार बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी स्थिति में है भी नहीं, और मतलब मेरा अपना निजी तौर पर मानना है, और इसको थोड़ा और देशज में समझाएं तो दूसरे के पेट भरे अपना भोजन नहीं हो पाता है, और राजनीति में तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। तेजस्वी जी 74-75 सीट जीते और कांग्रेस जो जीते वो कहे तेजस्वी कृपा पे, तो राहुल जी को अच्छा तो नहीं लगता होगा, बुरा लगता होगा, अपमानित होते होंगे बार बार। अब उस अपमान को ठीक करने की कोशिश करना ये राजनीतिक तौर पर दुरुस्त बात है। बिहार में जो कुछ हो रहा है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो कांग्रेस पार्टी बड़े सलीके से बिहार में अपने मतदाता समूह को खींच लेना चाहती है, मुस्लिम, दलित और पिछड़ा। जो मंडल की पॉलिटिक्स के बाद बीजेपी का नुकसान तो हुआ, लेकिन चूंकि बीजेपी के नुकसान में एक दूसरी जो राजनीति आ गई जिसको नीतीश कुमार लेकर आए, अति पिछड़ा वाली,
तो बीजेपी की राजनीति में सहयोगी हो गई। 20 साल से सत्ता में कांग्रेस गायब हो गई। जब 15 साल लालू जी रहे तो जाहिर है कांग्रेस की क्या हैसियत थी सब जानते ही हैं, और जब आप 20 साल वो हैं ही नहीं तो क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये कवायद कांग्रेस को मजबूत करने की है। मुसलमान एक बार कांग्रेस के साथ आ जाएगा, जिसका मैं बार बार कहता हूं कि जो कर्नाटक से शुरू हुआ था, तेलंगाना, फिर अलग अलग राज्यों में होता हुआ आया है, और महाराष्ट्र में भले आपको परिणाम नहीं दिखे लेकिन लोकसभा में तो उसका असर दिखा। राहुल उसकी कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है पार्टी के लिहाज से दुरुस्त कोशिश। सर, कुछ असर्शन दिख रहा है कांग्रेस का बिहार में, क्या लग? हाँ, मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस इस कोशिश में, जो मैं हर्षवर्धन जी की बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ, कि वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। गठबंधन में तो चुनाव लड़ेगी, वो तो उसकी मजबूरी है और आरजेडी की भी मजबूरी है, लेकिन वो गठबंधन में सिर्फ पुछल्ला बन के न लड़के एक सहयोगी के रूप में आना। जैसे बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन है तो दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। ना बीजेपी उनकी पुछल्ला है, ना नीतीश कुमार उनके पुछल्ले हैं। भले सीटें नीतीश कुमार की कम रह गई हो, लेकिन एक मजबूत हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को उसी भूमिका में लाना चाहते हैं बिहार के अंदर, कि कांग्रेस आरजेडी की टेल न बन करके, पूंछ न बन के, उसके साथ बराबरी के हिसाब से काम करे, और जब सीटों का बंटवारा हो, सत्ता या जो भी जनाधार की स्थिति हो, जो भी नतीजे आए उनमें बराबर की भागीदार हो, और सरकार बनाने की नौबत आए अगर, तो उसमें भी उसकी ठीक ठाक हिस्सेदारी हो। ये पूरी कोशिश है ताकि उसका असर उत्तर प्रदेश पे पड़े और बाकी राज्यों, उत्तर भारत के राज्यों में पड़े। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपना दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया, भूमिहार से राजेश राम को बनाया है। वो दलित हैं और उसी समाज से हैं जो रविदासी समाज है, जिसे जगजीवन राम जी आते थे, और वो समाज पिछले समय, लंबे समय तक बीएसपी के साथ चला गया था। मीरा कुमार जी उसी समाज से हैं। और जो सासाराम की आप बात कर रहे हैं, सासाराम जगजीवन राम जी का क्षेत्र है, और अगर वहां से शुरू करते हैं, कैमूर का इलाका सासाराम, ये दलित बाहुल्य इलाका है और टारगेट क्लियर है, और वही रविदासी समाज जो है वो उसको बोला जाता है, तो वो उसको वो फोकस कर रहे हैं। और ईबीसी को, ईबीसी इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार को लेके ईबीसी पर नजर बीजेपी की भी है, ईबीसी पर नजर कांग्रेस की भी है, और कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर भी ईबीसी को। राहुल गांधी ने भी बैठक ली थी, कांग्रेस के कृष्णा अल्लवरू थे उसके अंदर, प्रदेश अध्यक्ष थे, पप्पू यादव भी थे उसके अंदर, कन्हैया भी थे। तो राहुल गांधी से पूछा कि बिहार के अंदर किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई शादी के घोड़े मत ढूंढो, लंबी रेस के घोड़े ढूंढ के लाओ आप मेरे पास, उसकी लिस्ट लेके आओ जो लंबी रेस के घोड़े। अब कृष्णा अल्लूर परेशान है, प्रदेश अध्यक्ष परेशान है कि हमारे पास तो घोड़े ही नहीं है, लंबी रेस के घोड़े क्या, शादी के घोड़े भी वहां पर नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस के संगठन की हालत है, और अब कांग्रेस कह रही है कि हमें 80 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ना है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 30 से ज्यादा सीटें की कांग्रेस की स्थिति लड़ने की है नहीं। तो पहले अगर कांग्रेस तो मजबूत बाद में होगी, पहले तेजस्वी को तैयार तो कर लीजिए कि कांग्रेस लड़ने की स्थिति में, 50 सीटें देने की स्थिति में है क्या कांग्रेस को। तेजस्वी ने कह दिया कि 30 के ऊपर हम आपको सीटें देंगे नहीं। राहुल जी घोड़सवारी के भी शौकीन है क्या? हाँ, नहीं, कई बार कह चुके हैं ये बात। लूला घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा, बारात का घोड़ा, दूसरा पक्ष का हाल भी जान लीजिए जरा, सत्ता पक्ष इस वक्त क्या कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर चुनावी तोहफों का ऐलान किया है, और एक के बाद एक कई घोषणाएं जो हैं वो कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के स्कूलों में जो रसोइये होते हैं खाना बनाने के लिए, नाइट गार्ड जो होते हैं, या इनके अलावा जो फिजिकल एजुकेशन के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, इन सब का मानदेय बढ़ा करके दुगना कर दिया है। मिड डे मील का काम करने वाले रसोइयों को अब 1650 रुपए की जगह 3300 रुपए मिलेंगे। मिडिल और हाई स्कूल में जो नाइट गार्ड होते हैं उनको 5000 रुपए से राशि को दुगना करते हुए 10,000 रुपए कर दिया गया है, और शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 रुपए कर दिया गया। इससे पहले आशा वर्कर्स और ममता वर्कर्स के लिए भी उन्होंने कुछ ऐसे ही ऐलान किए थे। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह डर बहुत अच्छा है, चलिए इस बहाने ही सही लोगों का भला तो हो रहा है। और ये सब वो आइडिया तो हमारे ही थे, बस ले लिए नीतीश जी ने। नहीं, पिछले काफी चुनावों से, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव देखें या मध्य प्रदेश का चुनाव देखें, बाकी चुनाव भी देखें, उससे पहले ये फ्रीबीज की जो राजनीति है ये बहुत आजकल पॉपुलर भी है। और इसी में अगर आप देखेंगे तो नीतीश जी ने जो ये आपने बताया कि स्कूलों के संदर्भ में जो डोल आउट की हैं स्कीम्स, उसके अलावा उन्होंने आशा वर्कर्स को अभी कुछ दिन पहले किया था, उसके अलावा वो ममता वर्कर्स को भी उन्होंने पैसा बढ़ा दिया था। तो वो लगातार जो है ये पैसा बांट रहे हैं। आएगा कहां से, ये तो बात की बात। महाराष्ट्र में वो एक स्कीम लॉन्च की, लाडली बहना, उसके 16,000 करोड़ रुपया मांगा है ना बिहार सरकार ने, 16,000 करोड़ रुपए आरबीआई से मांगा है। बता रहे थे ना बिहार में स्कीमें बंद हो रही है, महाराष्ट्र में लाडली बहना की 4 स्कीम बंद कर दी। राजनीति में ये तय करना अब जरूरी हो गया है कि ये तय किया जाए कि अगर आपने कोई स्कीम अनाउंस की है तो उसका पैसा पहले से चाहिए। बैकअप कहां से उसके लिए? तो जब तक ये
ये नहीं होगा तो स्कीम अनाउंस करने में क्या जाता है, बाद में देखेंगे देना है या नहीं देना, ये जो आए राजनीति का वो तो ये है। या जो आए वो देखिए। और मेरा दूसरा कहना ये भी है, स्पेशली जब आप ऐसे मतलब किसी की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं या उनकी राशि बढ़ा रहे हैं किसी को मिलने वाली, इसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए ना भाई। लोगों की जेब में पैसा जाए बड़ी अच्छी बात है, मगर ये तो सिस्टम को अपने आप करना चाहिए। चुनाव आएंगे तो आप किसी का पैसा दुगना कर देंगे, किसी का तिगुना कर देंगे, ये मतलब ये तो आप 4 लाख करोड़ का कर्ज कोई बिहार शहरशाही तो चल नहीं रही है सर। 4 लाख करोड़ का बिहार के ऊपर ऑलरेडी कर्ज हो चुका है और बिहार सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज मांगा है चुनाव के पहले। और बिहार सरकार का यही कहना है कि जो हमने जो घोषणाएं कर दी है, जो कहा है कि जो गरीब लोग हैं 90 लाख के करीब, उनको जो 2 लाख रुपए पर युवाओं को देना है। अभी जो उन्होंने कह दिया है कि जो निर्भर लोग हैं जिनकी पेंशन थी 400 से उनको 1200 रुपए आपने तिगुनी कर दी है। और तमाम जो उन्होंने जो फ्री रेवड़ीज बांटने की जो घोषणा लगातार नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो ये 14,000 करोड़ रुपया जो रिजर्व बैंक से मांगा है वो पैसा इसके अंदर खर्च कर देंगे। यही थोड़ा पीके भी तो अनाउंस कर रहे हैं कि हम वृद्ध लोगों को इतना देंगे और जाने जाते थे कि गवर्नेंस के लिए कि वो फ्रीबीज नहीं देंगे और उस तरह का इंतजाम करेंगे जिससे लोगों को सशक्तिकरण हो बजाय फ्रीबीज के। नीतीश कुमार तो हमेशा इसके पक्ष में रहे हैं। नहीं, लेकिन वो आपने जो पीके वाली बात की ना सर, कम से कम पीके ने एक दूसरी बात कही, तो ये भी तो बताया मैं कहां से लाऊंगा पैसा। उसमें उन्होंने पैसा है इतना कि वो इतनी सारी स्कीमों में पैसा। अरे उन्होंने ये ऐलान तो किया कि मैं शराबबंदी बंद कर दूंगा, तो टैक्स आएगा, मेरे पास राजस्व का पैसा आएगा और बहुत मोटा पैसा आएगा। मतलब कोई तो योजना होनी चाहिए ना कि आप लाओगे कहां से। मतलब वो इतना सही है शराबबंदी, मतलब किससे पैसा लाने अलग बहस है, पूरे देश में बिक रही है और एक दो राज्यों में आप रोक लोगों से कोई वादा किया, किया एक सरकार ने लोगों से कोई वादा किया कि हम शराब नहीं पिलाएंगे। अब आप जो कह रहे हैं नहीं हम बिल्कुल पिलाएंगे। नहीं सर, लेकिन ये तो एक फैसला है, मैं शराब नहीं पीता हूं, लेकिन लेकिन मेरा तो ये मानना है किसी का कोई अधिकार आप उससे कैसे छीन सकते हैं? या तो आप पूरी तरह से बंद शराब का ही अधिकार होना चाहिए कि बाकी अधिकारों की बात करें। प्रतिबंध कैसे हो सकता है? प्रतिबंध हो सकता किसी भी चीज पर जब आप प्रतिबंध कहते हैं, और या तो आप उसको पूरी तरह से बंद कीजिए। गुजरात में भारत में प्रतिबंध कहीं है, शराब गुजरात नहीं में भी मिली। बंद करना चाहिए। मैंने गुजरात में भी प्रतिबंध है तो वो भी खत्म प्रतिबंध होना चाहिए, वहां भी नहीं होना बाकी जगह भी खत्म होना चाहिए। चाहिए। वहां भी जो लोग कहते हैं चाहिए तो आपको जब कहीं जितनी दिला दे, है, वो भी दिला दे और परमिट भी है वहां और परमिट भी है। अरे इस वक्त बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सुनाते हैं। सेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा है। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि यह संविधान सम्मत नहीं है, यह आईन अर्थात कानून सम्मत नहीं है, इसलिए मैं कानून से ऊपर उठ के ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे भारत के संविधान को चोट पहुंचे। और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं संघ के सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार नहीं करूंगा क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं। बदले में महबूब मुजव्वर जी के ऊपर जो अधिकारी थे, जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए। सम डैमनिंग चार्जेस वर प्रेस्ड अपॉन दिस ATS ऑफिसर मिस्टर महबूब मुजव्वर, जिसके कारण से उनकी पदोन्नति अर्थात प्रमोशन भी रुक गई। बाद में महबूब मुजव्वर कोर्ट में गए और कोर्ट ने उन्हें एक्विट किया, कोर्ट ने उन्हें छोड़ा। कोर्ट ने कहा कि महबूब मुजव्वर निर्दोष हैं और ये सारी चीजें जो उनके खिलाफ कही गई हैं वो गलत है। तो आप उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी। और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। आप बार बार मुझसे पूछ रहे होंगे कि मैं गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था, ऐसा क्यों कह रहा हूं?
इसका उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिए हुए भाषण में बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि एक बहुत बड़ा नेता है जिसने अमेरिका में जाकर वहां के जो खुफिया तंत्र है वहां कहा था कि हमें सिम्मी से बड़ा खतरा तो ये जो बीजेपी जिस विषय के बारे में बता रही है वाकई एक बहुत बड़ी खबर है जो आज आई थी। ये महाराष्ट्र से इस खबर ने बिल्कुल हलचल मचा दी है। महाराष्ट्र एटीएस के एक पूर्व ऑफिसर जिनका नाम अभी ले रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता महबूब मुजावर, दरअसल इन्होंने यह दावा किया था कि मोहन भागवत को अरेस्ट करने का ऑर्डर इन्हें दिया गया था, आरएसएस चीफ को अरेस्ट करने का ऑर्डर था और इसके लिए इनको एक रिवॉल्वर और वारंट जारी दिए गए थे। और ये जो ऑर्डर था उस वक्त एटीएस के जो अधिकारी थे सीनियर ऑफिसर परमवीर सिंह, जो बाद में मुंबई के कमिश्नर बने थे, पुलिस कमिश्नर बने थे, इनका ऑर्डर था सीधा। और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत को उठाकर लाने का मुझ पर दबाव बनाया गया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इसके बाद इनका कहना है कि मुझ पर झूठे मुकदमे डाले गए। 2008 के मालेगांव विस्फोट के मामले में यह आदेश जारी किया गया था कि इसमें अब आरएसएस प्रमुख को भी उठाओ। और इस दावे के बाद महाराष्ट्र में बड़ा जबरदस्त सियासी घमासान है। बीजेपी हमलावर है। देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि हिंदुओं के खिलाफ की गई साजिश अब खुल गई है और इसी साजिश की एक कड़ी है। कई हिंदूवादी नेता और संघ के लीडर उस वक्त के पुलिस के, कांग्रेस के, सरकार के कहने पर वो उनके टारगेट पर थे। आदरणीय मोहन भागवत जी, इनको भी लाने का मेरे को आदेश था। सर ये आदेश किसने दिया था मोहन भागवत जी को हिरासत में लेने का? मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था। एटीएस की तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे, उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। देखिए, ये जो 2008 का षड्यंत्र है ये सभी के सामने अब खुल चुका है और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी, इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था, क्योंकि उस समय इस्लामिक आतंकवाद था, वो आज भी है, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि सारे मुस्लिम आतंकवादी है, किंतु बावजूद उसके तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था और उसी की कड़ी है। अब धीरे धीरे लोग बोलना शुरू करेंगे और कई गंभीर चीजें बाहर आएगी। तो ये बहुत संगीन आरोप, और कल ही मालेगांव में एनआईए कोर्ट का फैसला आया जिसमें साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत जो है सभी 7 आरोपियों को जो बरी कर दिया गया था। और अब ये कहना एक पूर्व एटीएस अफसर का कि मुझसे सीधे कहा गया था और बड़े सीनियर आईपीएस अफसर परमवीर सिंह द्वारा कि जाके आरएसएस प्रमुख को गिरफ्तार करके लाओ। और क्या बातें हैं सर, कभी ये बात पहले आई क्या चर्चा में? देखिए, बहुत सनसनीखेज आरोप है। 2008 और 2010 में तो अशोक चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, फिर 2010 से 2014 पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। उस समय अशोक चौहान मुख्यमंत्री थे और जब यह घटना घटी उसके बाद जब 2009 में संघ प्रमुख मोहन भागवत बने 2009 में, तो ये कहा गया, इनका ये कहना है कि इनसे कहा गया कि मोहन भागवत अब संघ प्रमुख बन गए, उनको उठाकर लेके आओ, इसको संघ को इसके अंदर लेना है। और ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ये संघ के खिलाफ मतलब इस तरह के षड्यंत्र रचा गया। जब गांधी जी की हत्या हुई तब संघ को लपेटे में लेकर एक झूठा आरोप लगाकर संघ पे बैन किया गया। आपातकाल में इंदिरा गांधी ने संघ पे बैन लगा दिया। बाबरी मस्जिद में झूठा संघ को लेकर संघ पर बैन लगाया गया। और तीनों से संघ बाइज्जत निकल गया, तीनों बैन के ऊपर से। और ये एक षड्यंत्र था। और ये तो एक छोटे से अधिकारी थे। परमवीर सिंह तो उस समय जांच के इंचार्ज थे। परमवीर सिंह को किसने कहा था? क्या उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था? क्या उस समय अहमद पटेल ने यह बात कही थी? क्या उस समय सुशील कुमार शिंदे ने इस बात का जिक्र किया था? क्या इसके पीछे पी चिदंबरम थे?
कौन था इसके पीछे जिसने परमवीर सिंह ये कहा था कि मोहन भागवत को संघ प्रमुख को इसमें शामिल करना है, और हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी का जो षड्यंत्र दिल्ली में कांग्रेस की सरकार और प्रदेश की कांग्रेस सरकार मिलकर जो लाना चाह रही थी महाराष्ट्र के अंदर, उसमें मोहन भागवत को किस तरीके से लपेटे में लेना है। तो ये तो छोटे अधिकारी थे, मुझे लग रहा है आज इन्होंने इस बात का किया है। अब देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, वहां पर वह एसआईटी का गठन करे और ये जांच करे कि उस समय कौन था परमवीर सिंह। बाद में इन्होंने मना कर दिया ऐसा करने से, बिल्कुल, इसके ऊपर केस हुए, फिर ये कोर्ट गए। परमवीर सिंह तो बाद में भगोड़ा भी बने थे, लापता हो गए थे जब महाराष्ट्र पुलिस ने उनको किया था। तो मुझे लग रहा है कि अब समय आया कि देवेंद्र फडणवीस एसआईटी का गठन करे और जांच करवाए, परमवीर सिंह को गिरफ्तार करे और परमवीर से पता करे कि उसको किसने कहा था। क्या सोनिया गांधी का मैसेज था, क्या पी चिदम्बरम का मैसेज था, क्या सुशील कुमार शिंदे का मैसेज था। इसकी जांच होना चाहिए कि इसके पीछे, ये तो सिर्फ कठपुतलिया है, ये तो मुखेटे हैं, इसके पीछे असली ताकत कौन थी, वह जो षड्यंत्र था वो सामने आना चाहिए कि इस तरीके से एक झूठा और इतना बड़ा षड्यंत्र किसने रचा। और ये तो बहुत बड़ी बात है, आप आरएसएस प्रमुख को गिरफ्तार करने की बात कह रहे हैं। जांच की जरूरत नहीं है, सबसे आसान है। अशोक चौहान बीजेपी में है इस समय, वो मुख्यमंत्री थे। परमवीर सिंह ने कहा ना परमवीर को गिरफ्तार करेंगे तो वो बताएंगे ना परमवीर सिंह कौन है। स्टेट देखिए, पुलिस स्टेट चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर मानती है, प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर सीधे स्टेट के डीजीपी या आईटीएस प्रमुख को नहीं बोलता है, वो बोलेगा सीएम को बोलेगा, सीएम बोलेंगे डीजीपी और उसको, और वो बोलेंगे। तो अशोक चौहान से करवा दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कि किसने कहा था, खत्म बात। लंबी जांच में कहां जा रहे हो समीर भाई? गिरफ्तार होगा तो परमवीर सिंह बताएंगे ना, दुनिया में जांच अधिकारी बताएगा ना इसके पीछे कौन है। अधिकारी बता दे, अधिकारी जिसका भी नाम होगा आएगा सामने, अरेस्ट होना चाहिए। परमवीर सिंह, वो अशोक चौहान हो, वो पी चिदम्बरम हो, सुशील कुमार शिंदे हो, वो सोनिया गांधी हो, वो कोई भी हो, जो भी अरेस्ट होगा उसके पीछे। ये अगर मामला 2009 का है, परमवीर सिंह ये जो घटना बता रहे तो उस वक्त तो परमवीर सिंह तो एक समय सरकार के बड़े दुलारे हो गए थे जब उनको बड़े सलीके से निकाला गया एंटीला वाले कांड में, याद करिए, जिसमें एक नाथ अपने जो देशमुख जो है होम मिनिस्टर जो थे महाराष्ट्र के, जिनको जेल हुई थी, क्या नाम है, एनसीपी के थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उस समय, अनिल देशमुख को जेल हुई थी, उसमें परमवीर सिंह को बड़े खूबसूरती के साथ जो है बचाया गया था। तो परमवीर सिंह को बुला लीजिए, उनसे। परमवीर सिंह सर बाद में एब्सकॉन्डर भी हो गए थे। ऑर्डर हो गए थे। नहीं, ये आप जो बता रहे हैं घटना मालेगांव ब्लास्ट की घटना शायद सितंबर 2008, लेकिन ये जांच की बात कह रहे हैं कि ये ऑर्डर 2009 में दिया गया था। 2009 में दिया गया था। तो 2000 सर तो 8 दिसंबर उसके बाद दिया था ये ऑर्डर। 8 हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा संघ प्रमुख, मोहन भागवत बने ही 2009 में, मार्च 2009 2009 में बने, और तब ये कहा गया था अशोक चौहान चीफ मिनिस्टर लपेटे में ले लो। अशोक चौहान तो बीजेपी में ही है, राज्यसभा मेंबर है। नहीं तो किसने कहा था? एक दिन शामिल हुए, अगले दिन राज्यसभा मिली थी उनको। ये तो एक इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि वो व्यक्ति अब बीजेपी का सांसद हो गया, लेकिन ये सोचे ना कि मतलब कहां तक जाने की तैयारी हो रही थी। हाँ, ये कि आप आरएसएस चीफ को उठा रहे हो। अच्छा, 2008 के बाद यूपीए की सरकार थी दिल्ली के अंदर, उस वक्त नरेंद्र मोदी का ऐसा मतलब राष्ट्रीय लेवल पर कोई वो चर्चा ऐसी नहीं हो रही थी खुल करके, पुरानी बात थी। उसके बाद तो 2009 का में भी लोकसभा चुनाव हुआ है, तो उस वक्त कांग्रेस को लगता होगा अभी हम हैं और हम ही रहेंगे अभी कुछ वक्त तक। और आप इस बीच में आरएसएस को आप मतलब अगर चीफ को अरेस्ट करने की बात है तो सीधी सीधी बात हो गई ना, आप फिर संस्था पर कहते हैं कि ये तो आतंकवादी तैयार 2009 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए फिर आप शायद बैन लगाते हैं आरएसएस के ऊपर। बिल्कुल षड्यंत्र तक जाती दिख रही। सौरभ जी, ये इतना आसान सा मामला नहीं है जितना हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि किसी परमवीर सिंह को या अशोक चौहान भाजपा में आ गए हैं। ये बड़ा सामान्यीकरण घटना का करना है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जब तक बहुत टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति इशारे न करे, और कल मैंने इसका जिक्र इसी के संदर्भ में किया था। कल मेरे ध्यान में ये घटना नहीं थी क्योंकि महबूब मुजावर को आज सुना हमने। कल भी मैंने ये कहा था कि ये ओवरऑल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, भाजपा की पूरी लीडरशिप को, हिंदू पहचान को, भगवा पहने नेताओं को, सबको पकड़ के जेल में डालने की, उनको ऐसे प्रताड़ित करने की थी कि इस देश में कोई हिंदू अपने आप को न बोल पाए। ये मैंने कल कहा था, वो दोबारा दोहरा रहा हूं। ये घटना क्या है जो मालेगांव में धमाका हुआ था, और मैंने कल पढ़ा, कल चूंकि हम लोग काफी चर्चा किए तो आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया था, हमने एनआईए की भूमिका बहुत सी चीजों पर किया था। शुरुआत में इसके तार स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी से जुड़े थे। जब सितंबर 2008 में यह घटना हुई तो इसके तार सिमी से जुड़े। वही सिमी, थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं, जिनके पुत्र हैं सिमी से जुड़े हुए थे उमर खालिद के पिता, उमर खालिद वही जो अभी जेल में है, जो काट देना चाह रहे थे देश को दिल्ली दंगों के मामले में, उस आरोप में है। क्या देश में एक तंत्र है जो बार बार हिंदू पहचान को
मतलब उस पर कुछ ब्लैक स्पॉट करना चाहता है, काला धब्बा करना चाहता है। हिंदुओं के मन में कुछ हीन भावना कह रहे यार हमारे यहां भी तो आतंकवादी, बोलो नहीं जी। फ्रॉड सेकुलरिज्म का कोई एक पक्का वाला एजेंडा है क्या? और ये बिना टॉप लीडरशिप के नहीं हो सकता। सौरभ जी, मैं फिर कह रहा हूं, विलास राव देशमुख, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, परमवीर सिंह, ये सब हो सकते हैं, लेकिन ये जब तक बहुत ऊपर से आश्वासन नहीं मिले कोई अधिकारी अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। ये बहुत बड़ी ये बड़े साहस की बात। पूर्व एटीएस ऑफिसर महबूब मुजावर ने दावा किया कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का उनको आदेश दिया गया था। इसके लिए रिवॉल्वर, वारंट सब दे दिया गया था और कहा था पहले जाकर के मिलो और फिर उनको उठा करके लाओ, गिरफ्तार करके लाओ। ये उस वक्त एटीएस के सीनियर ऑफिसर परमवीर सिंह ने ऑर्डर दिया था, जो बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी रहे थे। अब लेकिन उन्होंने दबाव में ऐसा काम नहीं किया। हम लोग बात ये कर रहे थे कि सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी ये, कि सीधे आरएसएस चीफ को उठा करके लाना है, गिरफ्तार करना है। और मामला आतंकवाद का मामला, बम ब्लास्ट का मामला, उस मामले में मालेगांव के ब्लास्ट के मामले में यह आदेश जारी किया गया था। 2008 में ये धमाका हुआ था सितंबर में, और ये बात जो है संघ प्रमुख बनने के बाद मोहन भागवत की, मार्च 2009 के बाद की बात है, क्योंकि वो मार्च 2009 में बने ही हैं। तो उसके बाद उनको कभी कहा गया कि आप जाकर के उठा के, सोचिए जरा कितनी बड़ी बात है ये। राष्ट्रीय स्तर से लेकर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक सबने इस पर रिएक्ट किया और कहा कि ये हिंदुओं के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया। कल मालेगांव ब्लास्ट का फैसला भी आया, आपने देखा, जिसमें सब लोग बरी हो गए। कुछ रिएक्शंस और हैं, सुनते हैं। जिस तरह से एक एटीएस के अधिकारी कह रहे हैं कि उस समय दबाव इस तरह का था कि मोहन भागवत का भी नाम वो उसमें डाले, कैसे आप देखते हैं? मैं देखता हूं कि लोग ऐसे बहुत सारे लोग थे अतीत में जो केवल राजनीतिकरण करना चाहते हैं, पाकिस्तान को छूट देना चाहते हैं, भारतीयों को, हिंदुओं को, दूसरे धर्म के लोगों को दोष देना चाहते थे पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज ये साफ आ चुकी है कोर्ट्स के वर्डिक्ट्स के बाद, एनआई स्पेशल कोर्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2006 आरोपियों को छूट दी, उस वर्डिक्ट को उन्होंने स्टे किया। आज ये बात साफ है कि आज भारत में एक निर्णायक सरकार है, उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जो टेररिस्ट को सबक सिखाना चाहते हैं और निर्दोष लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बहुत अफसोस की बात है, मुझे याद है 26/11/2008 के बाद मैं जब लोकसभा में आवाज़ उठा रहा था कि पाकिस्तान को हमें सबक सिखाना चाहिए, उसी समय कुछ लोग मुंबई में पुस्तक का विमोचन कर रहे थे जहाँ में आरएसएस को दोष दे रहे थे, हिंदुओं को दोषी मानते। तो इन लोगों को आज जवाब देना होगा। तो अब बीजेपी तो सीधे सवाल पूछ रही है सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, कि इस मामले पर वो बोलें कुछ। लेकिन राहुल गांधी तो मालेगांव धमाके की कोर्ट जजमेंट पर ही कल बोलने के लिए तैयार नहीं थे। अब इस विषय पर तो क्या ही बोलेंगे कांग्रेस के नेता? देखिए, बहुत, मैं तो ये कहूंगा ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश थी, क्योंकि बार बार जो हिंदू संगठन है वो बार बार, और बाकी सारे नेता भी ये बहुत प्राउडली बोलते हैं कि जो हिंदू जो लोग हैं उनमें से कोई आतंकवादी नहीं होता, हिंदू आतंकवादी नहीं रहते हैं। तो इस पूरे प्रेमाइस को कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए हिंदू आतंकवाद और जो भगवा आतंकवाद, इस तरह की जो टर्म्स कॉइन करने की कोशिश की गई थी, और उसके चलते ये जो पूरा मामला हुआ था, इसमें पहले भी बार बार जितने प्रज्ञा ठाकुर या फिर जो कर्नल पुरोहित है वो बार बार ये कहते थे कि ये पूरा मामला जो है ये साजिश के तहत हमें फंसाने की कोशिश की गई है, और वो प्रूव भी हुआ जिस तरह से कोर्ट ने फैसला दिया। तो ये जो साजिश थी ये हिंदू समाज को बदनाम करने की थी, और इसी के तहत ये जो वैसे एक लेवल पर आप देखिए तो इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा अविश्वसनीय इंसान नहीं लगता। ये कोई नहीं कह रहा कि ये जो अफसर कह रहे हैं कि भाई इसको फेस वैल्यू पे आप ले लीजिए, आरोप तो उन्होंने हालांकि लगाया ही है और बाद में कोर्ट भी गए इन सब बातों को लेकर के। लेकिन 2002 के दंगों के बाद तो नरेंद्र मोदी के ऊपर जांच बैठाई गई थी, बाकायदा एसआईटी ने इंक्वायरी की थी, तो वो सब केंद्र नहीं करा था ना। और अगर उसमें कोई गुंजाइश मिली होती तो ये तो बीजेपी खुलकर कहती है कि उस वक्त तैयारी थी कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करो, तो संघ प्रमुख पर भी क्यों नहीं सोच सकती कांग्रेस? सौरभ जी, इस देश में स्वतंत्रता के पहले भी और स्वतंत्रता के बाद भी, मैं उसकी सूची अभी गिना सकता हूं, बड़ी लंबी सूची है। एक दिन मैं खोज रहा था कि बार बार ये कहा जाता है कि ये तो भाजपा कर देती है, संघ कर देता है। मैं 1800 के बाद से लिस्ट निकाल रहा था, सन 1800 के बाद से। 1800 से बाद से जो पूरी लिस्ट थी वो क्या कर रही थी? वो लिस्ट जो है बताती है कि जहां जहां मुस्लिम आबादी रही वहां दंगे होते गए, कभी पारसी के साथ, कभी दूसरे के साथ, कभी हिंदू के साथ, कभी मतलब अलग अलग लोगों के दंगे होते चले गए। अब सवाल यह है कि अगर ये सारे दंगे होते रहे और ये दंगे एक तरह से मुसलमान करते रहे या पाकिस्तान मुसलमानों को आतंकवादी बना के भेजता रहा, तो इसमें हिंदुओं का तो कोई रोल था नहीं। क्या
हिंदू इसको मुसलमान को आतंकवादी बना रहा था? नहीं बना रहा था। फिर ये क्यों किया जा रहा था? क्योंकि उनको लगता था कि हिंदू आतंकवादी नहीं है, हिंदू राजनीति करने वाले, हिंदू एकता का संगठन करने वाले लोग इसको अपने एक प्राइड के तौर पर, गौरव के तौर पर, गर्व के तौर पर लेते हैं, और जो हिंदू राष्ट्र सनातन संस्कृति बात की जाती है उसको भी ये साबित करते हैं। अब इसको अगर आप देखें तो जिस तरह से जो शब्द फ्रॉड सेकुलर मैं कहता हूं उसको आप और परिभाषित होते हुए देखिए, और ये बड़ा अच्छा है कि महबूब मुजावर जी हैं, ये मुस्लिम पुलिस अधिकारी हैं, सीनियर इंस्पेक्टर थे, पहले खारिज हो वरना जाते पहले तो खारिज हो जाता। इन्होंने एक बात कही, मैं इनको सुन रहा था, तो इन्होंने कहा ये नहीं कहा गया कि गिरफ्तारी का वारंट दे दिया गया हो, कहा गया हो कि गिरफ्तारी कर लो। इन्होंने कहा कि जाके भागवत को उठा कर लाओ, यानी जो गली मोहल्ले का गुंडा हो, अपराधी हो, जो कोई ऐसे गलत काम करता हो, आप दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन को इस तरह से करते हैं। राहुल गांधी की आप बात सुनिए, संघीय ये इसमें ये कर दिया, सामान्य इस देश के बुद्धिजीवियों की बात सुनिए, कुछ नहीं सूझेगा, किसी से तर्क में नहीं जीतेंगे, कहेंगे संघीय। इसका मतलब ये हुआ संघ को, हिंदू पहचान को, हिंदू संस्कृति को एक अपमानित करना, एक हीन भावना में डालने की साजिश थी। और जरा आप बताइए, मलिहाबाद से लेकर जितने दंगे आज तक हुए हों, क्या राज्य के किसी मुख्यमंत्री को ऐसे घेरा गया जैसे नरेंद्र मोदी को घेरा गया? अच्छा, आगे इस पर ये महबूब मुजावर जी जो एटीएस के पूर्व अधिकारी हैं, इनसे हमारे सहयोगी ने भी बात की अलग से, सुनिए। सर, पूरी स्टोरी क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी, किस प्रकार से आपने इस रोल निभाया इस जांच में? मेरे को एटीएस में डेपुटेशन पे लिया गया था, और जो फरारी आरोपी है, जो अब्सकॉन्डिंग है, अब्सकॉन्डर है, उनको तपास करने के लिए मेरे को आदेश था। उसमें रामजी कलसंगरा और संदीप डांगे, इनके बारे में मेरे आदेश थे, मेरे को आदेश थे। और मेरे जो बॉस थे, मेरे को आदेश देने वाले जो थे वो परमवीर सिंह थे और उनके हायर अथॉरिटी थे। इस तपास के लिए मेरे को महाराष्ट्र में से 24 ऑफिसर पुलिस कर्मचारी दिए गए थे, वो मेरे पसंद के कर्मचारी दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था, और उसके अंदर मोहन भागवत को भी, आदरणीय मोहन भागवत जी को भी उठा के लाने के लिए आदेश थे, जो कि भयानक थे, वो मैंने नहीं किया। जो अभी आप कह रहे थे, इन्होंने फिर वही शब्द कहे कि मेरे को आदेश थे मोहन भागवत को उठाकर लाने के, और इन्होंने बताया कि मुझे डेप्यूटेशन पर भेजा गया था एटीएस के अंदर, और मुझे इन्होंने कहा कि चॉइस के अफसर दिए गए थे, जो अफसर तुमको चाहिए अपनी टीम में वो तुमको दिए जाएंगे। इनकी एक बात और मैं बोल दूं, इन्होंने कहा कि मैं करता कैसे, भगवा आतंकवाद, हरा आतंकवाद कुछ होता ही नहीं है, ये आप तय करके बिना किसी प्रमाण के। और कोई आदमी, और देखिए वो जो दिख रहे हैं, ये 5 वक्त के नमाजी दिख रहे हैं, पक्के वाले मुसलमान दिख रहे हैं, ये पूरी लड़ाई लड़के अदालत में जीत कर आए हैं, इसलिए इनकी बात को हम खारिज नहीं कर सकते। यानी इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उसमें ये बरी होकर आए हैं, ये लेकिन कह रहे हैं कि उसके बावजूद चूंकि आरोप लगा था हमारे ऊपर, तो आज भी हमें प्रताड़ित किया जाता है। सर, इस मामले में वैसे कोई बहुत हैरानी की बात है कि बीजेपी आरएसएस की टॉप लीडरशिप को किसी तरह कानूनी जाल में फंसाना चाहती थी, मतलब फंसाना कहिए या उनके खिलाफ कुछ ढूंढ कर निकालो, किसी भी तरीके से इनके ऊपर कानूनी फंदा होना चाहिए, ये कोशिश होती थी। 2002 में गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ शुरू हो गया था। इशरत जहां के मामले में अमित शाह के खिलाफ किस तरीके से किया गया था कि अमित शाह को फंसाने की कोशिश की गई, अमित शाह उससे बरी होकर निकले पूरी तरीके से। तो ये 2002 से जो शुरुआत हुई थी, और फिर अब ये आता है कि जब 29 सितंबर 2008 को ये मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, तो क्या ये प्रश्न नहीं उठेगा कि इसके पीछे कौन षड्यंत्रकारी थे? क्या ये तय नहीं था कि मालेगांव में ब्लास्ट करवाओ और ये इसकी भूमिका बनाओ, संघ को इसके अंदर शामिल करो? ब्लास्ट के तुरंत बाद हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कौन लेकर आया, भगवा आतंकवाद की थ्योरी कौन लेकर आया? चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे कैसे बोलने लगे बिना जांच के कि ये भगवा आतंकवाद है, इसके अंदर हिंदू आतंकवाद के लोग शामिल है? क्योंकि ये पहले, मुझे लगता है पहले तैयारी कर ली गई थी। ये जांच होना चाहिए कि मालेगांव में ब्लास्ट किसने करवाया, क्या इसमें मोहन भागवत को, संघ को बदनाम करने के लिए, फंसाने के लिए यह ब्लास्ट करवाया गया था? इसकी पूरी विस्तृत जांच होना चाहिए, एसआईटी गठित होना चाहिए, और पूरी जांच होगी तो मुझे लगता है परत जब निकलेगा तो असली चेहरा सामने आएगा कि वो कौन लोग थे जो संघ को इसमें मामले में बदनाम करना चाहता था और संघ प्रमुख को गिरफ्तार करना चाहता था।
तो संघ प्रमुख की सीधी गिरफ्तारी ये सोच में रही हो उस वक्त की लीडरशिप की? देखिए, बिलीवेबल है? लीडरशिप की सोच में रही या कुछ लोगों की सोच में रही या अधिकारियों की सोच में रही, इस पर मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो बयान दे रहे हैं मुजफ्फर साहब जो है तो सही दे रहे हैं, उन पर डाउट करना ठीक नहीं। उनसे कहा गया होगा निश्चित रूप से, क्योंकि उस समय कुछ इस तरह के स्टेटमेंट आए थे। अच्छा, जो ये कर्नल पुरोहित और दयानंद पांडे जो शंकराचार्य सो कॉल्ड थे, इनके सबके जो बयान उस वक्त जो जारी किए जाते थे मीडिया में, उसमें ये आता था इनका। नहीं, मुझे भी याद है या ये कहीं पे आती थी भाई इसमें आरएसएस के लोग भी मीटिंग में शायद जाते हैं। वो जो भोसले मिलिट्री कॉलेज था जिसमें पुणे के पास, जहाँ की ट्रेनिंग की बात कही गई थी, तो ये सब था इसमें। बहुत, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, दो आदमी जो इस पूरी चेन में हैं, दोनों बीजेपी में हैं। आरके सिंह होम सेक्रेटरी भगवा आतंकवाद वाले के टाइम में, और दूसरे अशोक चौहान मुख्यमंत्री। ठीक बात, तो दो बीजेपी में ही हैं। तो जांच कर लो भाई, उनसे बुला के पार्टी खुद ही पूछे, सरकार पूछ ले, और उसके बाद आगे कार्रवाई बिल्कुल जांच होनी चाहिए और लाना चाहिए तथ्य सामने कौन है इसके पीछे। नहीं, कम से कम मीडिया में स्टेटमेंट तो दें लोग। ये दोनों लोग बीजेपी में अब सीनियर लोग हैं। इसमें एक चीज है, मिलिंद देवड़ा भी गोल स्टेटमेंट दे रहे थे, जो आजकल अभी शिवसेना शिंदे में है। वो भी अभी उनका आप क्या सुन रहा था, वो दे तो रहे थे, बड़ा कुछ बचते बचाते, क्योंकि उस समय मंत्री थे वो भी सरकार में, क्योंकि उनके पिताजी मंत्री थे। ऐसे मामलों में निजी बातचीत नहीं होती है ना, इसको समझिए। ये मसला नहीं है कि अशोक चौहान या आरके सिंह या कोई भाई चेन में थे। आप जांच कराइए और जांच में इन लोगों से पूछिए। हाँ पूछिए, जांच में पूछिए। ये निजी बातचीत नहीं है कि आज उस पार्टी में परमबीर सिंह आईपीएस ऑफिसर है। इन्होंने इस व्यक्ति ने, चेन में थे ये, महबूब मुजावर ने नाम लिया है एक ही आदमी का, वो है परमबीर सिंह। परमबीर सिंह आईपीएस अफसर है, बात 2008 की है, तो सीनियर पोस्ट पर रहे होंगे। तीसरी चेन में हुआ परमबीर सिंह है। नहीं, क्या परमबीर सिंह कितने बड़े अफसर हो, आरएसएस चीफ को उठाकर लाने का आदेश दे सकता है क्या? हिम्मत नहीं है, जब तक बहुत ऊपर से हाथ नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये किसी एसीपी, सीपी, ज्वाइंट सीपी, इसकी हैसियत का काम नहीं है। संघ के प्रमुख पर आप इस तरह से हाथ डालने की बात करो। मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ हाथ नहीं डालने भाई। और मुझे तो याद आता है, अभी किसी ने मुझे ध्यान दिलाया, पहली बार संघ को देश भर में धरना प्रदर्शन करना पड़ा था। संघ आमतौर पर नहीं करता है। संघ की पूरी लीडरशिप को इसमें बुक करने की साजिश थी, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो समीर जी कह रहे हैं, मैं उससे कुछ हद तक सहमत होता हुआ दिखता हूं कि ऐसा तो नहीं कि कोई और बड़ी साजिश थी जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। क्योंकि संघ के लिए, वरना मालेगांव में धमाका हुआ। मालेगांव के धमाके में मुस्लिम इलाका है, तो सीधा शक किस पर जाएगा? हिंदू संगठनों पर जाएगा। आपने बिना प्रमाण के प्रज्ञा ठाकुर को उठा लिया, आपने बिना प्रमाण के कर्नल पुरोहित को कह दिया चूंकि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस में था इसलिए आरडीएक्स बना लेगा, आपने बिना प्रमाण के अभिनव संस्था जो भी थी उसको उठा लिया, और फिर कहा कि ये सब लोग संघ के लोगों के साथ मिलते थे। अब लेकिन बहुत गंभीर बात है, और सरकार को इस पर आगे कुछ जांच जरूर वाले में भी संघ के खिलाफ की गई थी। तो एक पैटर्न था ना पूरा। सर आगे बहुत सी खबरें हैं। कोलकाता से आपको एक खबर दिखाता हूं, हैरान करने वाली खबर है। कोलकाता में एक मॉडल और अभिनेत्री, इनको अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट किए तो पता लगा कि ये बांग्लादेशी हैं। ये फर्जी तरीके से जादवपुर इलाके में रह रही थी। कोलकाता पुलिस की छापेमारी में ये बांग्लादेशी मॉडल गिरफ्तार हुई है। इस महिला के पास ना वीजा, कोई वैलिड आधार नहीं भारत में रुकने का, लेकिन भारत का आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, सब कुछ है इसके पास। और ऐसे कई सालों से ये भारत की नागरिक बन के रह रही थी। पुलिस ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद किए। इस महिला का नाम है शांता पॉल। ये बांग्लादेश में टीवी एंकर और अभिनेत्री थी। कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इसने हिस्सा लिया, और जहां केरल में भी कोई एशिया की कोई ब्यूटी पेजेंट में भी इन्होंने जाकर के हिस्सा लिया एज इंडियन। शांता पॉल के फ्लैट से बांग्लादेश का पासपोर्ट मिला, रीजेंट एयरवेज का कर्मचारी कार्ड मिला, ढाका बोर्ड का परीक्षा प्रवेश पत्र मिला, और 2 अलग अलग पते के भारत के आधार कार्ड मिले, वोटर कार्ड, राशन कार्ड भी मिला। पुलिस के मुताबिक शांता पॉल 2024 से एक शख्स के साथ जादवपुर इलाके के एक मकान में किराए पर रह रही थी। कोर्ट ने 8 अगस्त तक इसको अब पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, और पुलिस अब UIDAI जो आधार जारी करती है, चुनाव आयोग और फूड डिपार्टमेंट से संपर्क कर रही है कि कैसे भारत में इसके दस्तावेज जो हैं वो बन गए। इसके उनका पिता जो है वो भी शायद यही रहता है भारत में, उसके पास भी वैलिड ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। कोई हैरानी की बात नहीं है। हम इससे पहले जिस संस्थान में मैं काम करता था, वहां पे हमने बाकायदा एक अंडरकवर रिपोर्टर को जो है, 2 रिपोर्टर्स को भेजा था, और बंगाल की उस इलाके में जो बॉर्डर इलाका है, और वहाँ पर बाकायदा ऐसे एजेंट्स हैं जो आपको ये बोलते हैं कि आप
अगर बांग्लादेश से किसी को लाना चाहते हैं तो हम उसको ले आएंगे। उसके बाद यहाँ आकर ज़्यादातर बांग्लादेशी जो हैं अपने जो पासपोर्ट हैं या वहाँ का जो आइडेंटिटी है उसे जला देते हैं। कुछ रखते भी हैं लेकिन ज़्यादातर उसको जला देते हैं और यहाँ की आइडेंटिटी एक्वायर करते हैं, जिसमें आधार कार्ड भी है, जिसमें बाकी भी है, यहाँ तक कि पासपोर्ट वगैरह भी acquire करते हैं। सब कुछ पासपोर्ट बांग्लादेश का, आधार कार्ड और सब वहां पे हो जाता है, वहाँ राशन कार्ड सब कुछ दिलाया जाता है और इसके लिए पैसा, और आपको हैरानी होगी इसके लिए 20-30 हजार रुपए सिर्फ वो जो एजेंट है वो चार्ज करते हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि अब तो जितनी, और अब अच्छा हुआ ये एसआईआर की कार्रवाई के नाम पर जो बिहार में चल रही है, ये डिबेट इतना बढ़ गया तो पूरे देश को पता लग रहा है कि ये धांधली आपके देश में हो रही है। मोदी जी तो और इसको लेकर के कोई कलेक्टिव पॉलिटिकल विल नहीं है। सोचिए कि सारे नेता क्यों, सारी राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं मांग करती भाई पहचान करो और बांग्लादेशियों को बाहर करो? बिल्कुल होना चाहिए, और ये मांग कब से चल रही है? दुर्गापुर कोई में नई मांग नहीं है, कब से मांग चल रही है कि इनको आइडेंटिफाई करके बाहर करें। अभी दुर्गापुर में जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था कि बांग्लादेशी में बहुत बड़ा बांग्लादेश से घुसपैठिए घुसे हुए, उनको आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा, और जो एसआईआर की जो बिहार में चल रहा है ये बंगाल में भी होगी, और एक भी घुसपैठिया बंगाल में रहने नहीं देंगे। ये तो सीधा सीधा सबूत है घुसपैठिया का कि किस तरीके से बांग्लादेश से भारत में आकर बंगाल में आकर सारे कार्ड बनवा लिए और आराम से देश के अंदर रह रही है। तो सबसे बड़ा सबूत है घुसपैठिए का। और बिहार में पूछा जाता है कि घुसपैठिया कौन है, बंगाल में ममता बनर्जी कहती है कि बंगाल के नाम पर बंगाली लोगों को परेशान किया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठी को अगर पकड़ा जा रहा है तो वो बांग्लादेश अस्मिता का सवाल बना रही है। मुझे लगता है सबसे बड़ा उदाहरण है सर ये मुद्दा। बिल्कुल किसी के लिए इशू नहीं है। इस सरकार में किस पर काम होना शुरू हुआ, अदरवाइज कोई और पार्टी नहीं बोल रही। और अब जब केंद्र सरकार पकड़ रही है, असम में पकड़ रही है, बंगाल में पकड़ रही है, केंद्र सरकार गंभीर है इसको लेके, तो अब यह कहा जा रहा है कि बंगाल अस्मिता की बात है। अब यह शुरुआत हो गई है और अभी कई शांता पॉल पकड़ा में आने वाली है। यूपी से खबर बताते हैं आपको। यूपी से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई। यूपी में पहली खबर तो यह कि प्राइमरी स्कूलों का जो मर्जर सरकार ने जिसका आदेश दिया था, इस पर जब खूब विवाद हुआ और समाजवादी पार्टी ने खासकर इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया, तो अब सरकार ने इस फैसले में थोड़ा फेरबदल किया है। अब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी अगर दो स्कूलों के बीच की है तो उनको मर्ज नहीं किया जाएगा। मतलब अगर दो स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में ही आते हैं वही मर्ज होंगे, उससे ज्यादा डिस्टेंस के नहीं। इसके अलावा किसी स्कूल में अगर 50 या ज्यादा बच्चे हैं तो वो स्कूल भी किसी और दूसरे स्कूल के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा। मतलब 50 मिनिमम स्ट्रेंथ अगर है वो स्कूल बरकरार रहेगा। अच्छा, जिन स्कूलों को मर्ज किया जा चुका है और नए पैमाने पर वो फिट नहीं बैठते हैं तो ऐसे मर्जर्स कैंसिल होंगे। दरअसल सरकार के इस मर्जर वाले फैसले को लेकर अखिलेश यादव ने ये माहौल बनाया था। उन्होंने कहा था कि ये वही स्कूल मर्ज कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं जहां स्कूलों में वोटिंग सेंटर बनते हैं तो जहां पर पीडीए का वोट है। मतलब जिन इलाकों के अंदर ऐसे स्कूलों में हमें वोट मिलता है, बीजेपी को वोट नहीं मिलता, वही स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अब इस पर हंगामा हुआ, पॉलिटिक्स हुई, तो सरकार ने फिर इसमें कुछ फेरबदल किया है। और यह आरोप भी लग रहा था सरकार के ऊपर कि भाई आप अब पैसा बचाने के लिए जो है स्कूल ही बंद किए जा रहे हो, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हो, या प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आप ऐसा फैसला कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि स्कूल मर्जर का फैसला वापस लेना पीडीए पाठशाला आंदोलन की महाजीत है। शिक्षा का अधिकार अखंड होता है और रहेगा। शिक्षा विरोधी भाजपा की यह नैतिक हार है। अब चूंकि उन्होंने शिक्षा की बात कर दी, पीडीए की भी बात कर दी, तो मैं आपको अगली खबर बताता हूं। अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के चीफ जो हैं, इनकी इन बातों के बाद एक पीडीए पाठशाला शुरू हुई। पीडीए की पाठशाला, समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला में सियासी पाठ जो है, अल्फाबेट्स, वो पढ़ाए जा रहे हैं। यहां बच्चों को ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहब अम्बेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह और डी फॉर, आप गेस कीजिए, आप में से कोई गेस करना चाहते हैं? डिंपल। सही जवाब, डी फॉर डिंपल यादव पढ़ाया जा रहा है। सुनिए जरा आप क्या बातें हो रही हैं स्कूल में जाकर के, पीडीए की पाठशाला में। ए फॉर अखिलेश यादव, ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी फॉर बाबा साहब अम्बेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिंपल यादव, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव।
ये स्कूल के बारे में A for अखिलेश पढ़ा रहे हैं सर, क्या कहें? तो क्या खराब पढ़ा रहे हैं? अगर नाम हमारा बदल दो, या फिर नाम तो नहीं बदला जा सकता। आपने तो A for एप्पल पढ़ा? नहीं, ए फॉर एप्पल क्या है, आज से आम भी पढ़ा। अखिलेश जी का जवाब चलिए तो अपनी जगह पर कि मैं अपना नाम थोड़ी बदल लूंगा, लेकिन वो ए फॉर अखिलेश, बी फॉर जो भी पढ़ाना आप पढ़ाइए, बाबा साहब पढ़ाइए, लेकिन कम से कम A to Z की ऐसी तैसी तो ना कीजिए। वो AKINMO हो गया उनका, वो ABCD भी जो है वो कम से कम पूरी नहीं बता पा रहे थे। जो पढ़ा रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं सपा के नेता। अच्छा, A फॉर अमिताभ बच्चन क्यों नहीं, या A फॉर अमित कुमार क्यों नहीं, अमित शाह भी, अमर सिंह क्यों नहीं, अमित शाह क्यों नहीं? तो ये अजीब सी बात है। अब आप ये देखकर दुख ये होता है कि आप बच्चों को बता रहे हो जाकर के ये सब बातें, क्या लेना देना बच्चों का इन सब चीजों से। त्रिपाठी जी, देखिए, सबसे पहले तो यही कि अगर ये इतने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे थे और सचमुच समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के लोग गंभीर होते इनकी शिक्षा के प्रति, तो जो भी नज़दीकी विद्यालय होता वहाँ इनका दाखिला कराते। ये वो बच्चे हैं जो कहीं न कहीं पढ़ रहे हैं। ये राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसके तहत एक PDA विद्यालय कर दिया गया और नेताजी लोग अपने आसपास के परिवारों से बच्चे लाकर बिठा लिए और इस तरह का एक बहुत ही फूहड़ वीडियो बनाया है। दुर्भाग्य उसके ऊपर हो जाता है, तितलव की दूजे नीम चढ़ी। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया पढ़ के लौटे हैं, ठीक है, उन्होंने वहां से जो भी डिग्री ली हो, वो कह रहे हैं कि हम अपना नाम थोड़ी ना बदल देंगे। अरे भाई, आप समाजवादी पार्टी की पाठशाला बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं, देश के लिए कोई करिए। आप कहिए कि उत्तर प्रदेश के लिए हम ये बच्चे तैयार करें, आप उनको उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छा अच्छा बताइए। देश के लिए बताइए कि भाई देश ही देश समझना है, पार्टी वार्टी सब बात में है। आप अखिलेश यादव और डिंपल यादव पढ़ा रहे हैं, पता नहीं एम पे मुलायम सिंह यादव भी नहीं था इसमें, यहां तक भी नहीं पहुंच पाए। और इसीलिए लगता है कि राजनीति का इससे फूहड़ प्रदर्शन नहीं हो सकता, भौंडा और फूहड़ प्रदर्शन, और वो भी इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर। यूपी से एक और खबर, आज बड़ी ऐसी दिलचस्प खबरें आ रही हैं। रसूख और पद मिलता बहुत लोगों को है, पचा कम लोग पाते हैं। कई बार तो लोग सत्ता के नशे में जो हैं खुद ही गलत राह पर चल पड़ते हैं। लेकिन यूपी में एक मंत्री हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी मिसाल पेश की है। यूपी में मामला जो है वो उल्टा निकला। मंत्री जी ने अपने निजी सचिव, अपने PA को पुलिस बुलाकर उनके हवाले कर दिया। ये मंत्री हैं असीम अरुण, यूपी के समाज कल्याण मंत्री। इनके विभाग में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने इन्हीं के निजी सचिव पर, जय किशन सिंह पर, छेड़खानी का आरोप लगाया था और असीम अरुण से शिकायत की। वो पुलिस के पास नहीं गए, असीम अरुण को ही बोला कि ये व्यक्ति जो है मेरे साथ गलत व्यवहार करता है, और असीम अरुण ने तुरंत पुलिस को बुला लिया और अपने PA को कहा कि इनको उठाकर के आप ले जाइए, इनके खिलाफ मुकदमा लिखिए। राजनीति में आने से पहले असीम अरुण खुद भी IPS अफसर ही थे, लेकिन ये जो बात, जो अंदाज था इनका, ये सबको खूब पसंद आया। सुनिए सर, कहाँ सुनाता हूँ। मेरे कार्यालय में कई कर्मी नियुक्त हैं और एक महिला कर्मी जो आउटसोर्सिंग बेसिस पे रखी गई हैं, उनके द्वारा एक निजी सचिव हैं, उनके खिलाफ मुझे आज शिकायत दी गई। शिकायत का मजमून ये था कि उनके साथ कम से कम 2 बार इस व्यक्ति ने, कानूनी भाषा इस्तेमाल करूं तो मोलेस्टेशन या शीलभंग की घटना की, और एक घटना कल भी ऐसी हुई थी। इतनी गंभीर आरोप पे 2 निर्णय लिए गए। एक थाने पे सूचित किया गया, FIR दर्ज की गई और उसकी कार्रवाई की गई। दूसरा, मैंने बात की है प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन से, उनको पत्र भी भेजा है तत्काल इस हिसाब से कि एक प्रशासनिक जांच भी हो और इस व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हो। बहुत सराहनीय कदम। देखिए, असीम अरुण जी को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। इनके पिताजी श्याम अरुण भी उत्तर प्रदेश के DGP रहे, बहुत ही शानदार अधिकारी वो भी थे, और असीम अरुण भी उतने ही शानदार अधिकारी हैं। और जिस तरह से असीम अरुण साहब से ये अपेक्षा थी कि इस तरह का एक्शन लेंगे, ये उन मंत्रियों में नहीं है कि जिनके PA, जिनके बेटे, जिनके स्टाफ के लोग मनमानी करें सड़कों पर और वो उनको बचाते घूमें। इसलिए असीम अरुण, आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह का निधन हुआ था तब भी इन्होंने बताया था कैसे SPG में थे, मनमोहन सिंह की गाड़ी जो है तो इनका बहुत चलता। तो ये उस तरह के अधिकारी हैं और बहुत ही बेहद ईमानदार और बेहद ही कर्तव्यनिष्ठ किस्म के व्यक्ति हैं। इसलिए ये योगी जी ने इनका जो सिलेक्शन किया था, ये कानपुर के कमिश्नर थे, इनके बारे में अब जो आप जैसी बातें बाकायदा इस्तीफा दे करके, और ये जाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, बहुत जब परेशान थे तो योगी जी ने इनसे कहा कि आप जैसे लोगों की जरूरत है हमको और आप इस्तीफा दीजिए। आज भी बहुत पॉलिटिकल बात करने में थोड़ा हिचकते हैं। हाँ,
राहुल गांधी ने कल आपको मालूम होगा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, शब्द थे ट्रंप के, उस पर बोलते हुए उन्होंने कहा हाँ ट्रंप ठीक कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, भारत की अर्थव्यवस्था तो है मृतप्राय है। अब इसके बाद पहले जैसा हो चुका है, आशंका थी और वो सही साबित हुई। राहुल गांधी एक बार फिर पाकिस्तान में हेडलाइन बन गए। अपने इस डेड इकोनॉमी वाले बयान की वजह से वो पाकिस्तान में छाए हुए हैं। राहुल गांधी की अपनी पार्टी के नेता भी नहीं मानते कि भारत की इकोनॉमी डेड है, वो बात अलग, लेकिन उनके बयानों का खूब इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है भारत को डाउन करने में। सुनिए। President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी राहुल जी। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? कैसे चलाना है देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है, टोटल कंफ्यूजन है। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? तो अब ये बयान भी समीर जी पाकिस्तान में छा गया राहुल जी का। देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, भविष्य के देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनको कांग्रेस के वर्कर देखते हैं। उनको भी लगता है कि भाई वो विपक्षी नेता बन गए और आने वाले समय में वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जो भविष्य में प्रधानमंत्री बनना चाहता है और जो अभी वर्तमान में विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहा है, जिसके पास 99 सांसदों का समर्थन है, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। और उसका आर्थिक ज्ञान इस तरह का है कि ट्रंप ने अगर कह दिया तो आप सीधे सीधे देश को बोल रहे हो कि देश की इकोनॉमी डेड हो गई है। आप देश में क्या डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हो? आज दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने के कगार पर चला गया है, पहुंच गया है, और देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और आज भारत विश्व अर्थव्यवस्था में भारत के नेतृत्व में ग्लोबल साउथ में जिस तरीके से भारत एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है, और आज भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने के स्टेज पे पहुंच गया है कि अमेरिका और चीन भारत की बढ़ती ताकत से डरे हुए हैं। उस देश के विपक्ष के नेता कहते हैं कि भारत की डेड इकोनॉमी है। कैसे? राहुल गांधी के सलाहकार कम से कम चिदंबरम से तो आप पूछ लेते हैं। आप ही के सांसद आपकी बात से सहमत नहीं है। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं हम कैसे इसको डिफेंड करते हैं। पार्टी के प्रवक्ता से बात करने को तैयार नहीं है। कौन बोलेगा इस बात पे? कई नेताओं के बयान आ चुके कि हम सहमत नहीं इस बात को लेके। अरे बोलने के पहले राहुल गांधी सोचे डेड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। आज भारत कहां पहुंच गया है? जो एक समय ड्रोन नहीं बना पाता था, देश में कुछ बनता नहीं था, आज डिफेंस के इक्विपमेंट भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया भारत को ऑर्डर दे रही है बनाने के लिए। दुनिया की में आज भारत के आर्थिक इकोनॉमी की चर्चा हो रही है, और आप कह रहे हो कि ये डेड इकोनॉमी है। मैं दो रिएक्शन आपको दिखाता हूं, एक बीजेपी का और शशि थरूर से भी ये सवाल पूछा गया कि क्या इज इंडियन इकोनॉमी डेड? क्या बोला उन्होंने? क्या भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। क्या भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। क्या भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। राहुल गांधी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी चीन की बात करते हैं, राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन के आका जो हैं जॉर्ज सोरोस, उनकी बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो जितनी विदेशी शक्तियां भारत को कमजोर करना चाहती हैं, उसके प्रणेता, उसके नेतृत्वकर्ता, उसके मार्गदर्शक राहुल गांधी। आप क्या कहेंगे राहुल जी पे क्या कहेंगे? IMF नहीं मानता, वर्ल्ड बैंक नहीं मानता, बाकी सब नहीं मानते कि भारत की इकोनॉमी कोई खराब इकोनॉमी है। और समीर जी ने कहा ही कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ हैं। लेकिन राहुल गांधी जो है, ट्रंप जो दबाव भारत पर बनाना चाहते हैं, उसी में कहीं ना कहीं शामिल हो रहे हैं। तो उनके शब्द तो मत बोलो कम से कम। वो शामिल हो रहे हैं उसमें, बड़ा गलत बात है कि ट्रंप जो करना चाहते हैं उन्हीं में शामिल हो रहे हैं। ट्रंप ने जो साथ में जो टैरिफ लगाया, उसके अलावा ट्रंप जो है हमारे पर जो पेनल्टी लगाने की बात कर रहे हैं, साथ में वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हम आपके यहाँ जो है तेल खोजेंगे। पाकिस्तान में तेल की कीमतें पहले सोच लो कितनी है। खैर, मैं उस बात में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो बार बार ऐसी बातें कर रहे हैं चुभने वाली भारत के लिए, जो कि उस पर दबाव डालने के लिए वो जानबूझ के कर रहे हैं। लेकिन भारत क्या कर रहा है? भारत सरकार क्या कर रही है? देखिए, वाणिज्य मंत्रालय ने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी मीटिंग बुलाई, उनसे ये तय कर रही है कि क्या हम ऑल्टरनेटिव मार्केट्स को खोजें और वहाँ पर अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। भारत सरकार जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे बात कर रही है कि किस तरह से हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट को और बढ़ा सकते हैं। तो सारी बातें भारत सरकार अपने आप
पूरी कोशिश कर रही है और स्ट्रेटेजिक तरीके से कोशिश कर रही है। मेरे ख्याल से राहुल गांधी को इसकी बिल्कुल समझ नहीं है जो वो बात कह रहे हैं। अच्छा, ट्रंप क्या कर रहे हैं ये भी बता दें। भारत पर 25% का ट्रेड टैरिफ लगाया और 1 अगस्त से, आज से ये लागू हो जाना चाहिए था, पेनल्टी भी लगनी चाहिए थी, लेकिन अब इस फैसले के तुरंत बाद अब 7 दिन का एक्सटेंशन भी दे दिया। मतलब अभी 1 हफ्ता तक ये नया जो उनका टैक्स रिजीम है ये लागू नहीं होगा। तो ये हम लोग अब कल भी आपको बता रहे थे कि ट्रंप एक पल क्या करें, अगले पल क्या करें, इसमें कोई नहीं बता सकता। ट्रंप के इस रवैये का खूब मजाक भी उड़ रहा है। सत्ता पक्ष, विपक्ष सब ट्रंप की असलियत अब समझने लगे हैं। राहुल गांधी भले ही वो ट्रंप की बात को ही कहें, लेकिन उन्हीं के पार्टी के सांसद और पूर्व गृहमंत्री के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने ट्रंप को शोमैन बताया और कहा कि उनको बस सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। Mentioned today that India, in addition to its 25% tariff rate, would pay an additional penalty because of its support of Russia. What is that additional penalty? And are other countries facing the same threat? Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade, this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. India was the highest, or just about the highest tariff nation in the world, and one of the highest, 100 points, 150 points or percentages. So India was one of the highest in the world. They had won 175% and higher than that. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. Donald Trump will know that he makes flippant comments about everybody. He's made yet another flippant comment. Let's not take this seriously. Even after making flippant comments, he goes on to have negotiations and comes to understandings. So let's not take this too seriously. He's a showman. He's unorthodox. He's unconventional. Let's not get flustered. Sober, calm negotiations will lead results. He has made comments about pretty much every country. All those countries eventually have come to some sort of understanding, and we will also come to some understanding. India needs America. America needs India. We are both large economies. We need each other. तो लीजिए, पहले शशि थरूर, अब कार्ति चिदम्बरम कह रहे हैं कि ट्रंप को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर राहुल गांधी के बयान अब जो हैं वो अपनी जगह पर हैं। ट्रंप ने जो किया ये इसको लेकर के हमारे यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट वो अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं, और ये ज़्यादातर लोगों की राय है कि कोई तो वजह है कि ट्रंप बहुत कुछ विशेष तौर पर भारत से चिढ़े हुए हैं। क्या वजह है? अच्छा, जो लोग जो ये ज़्यादा डिफेंस सेक्टर देखते हैं उनको लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ट्रंप की नाराजगी है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ट्रंप को जब पाकिस्तान तो उनको नोबेल पुरस्कार तक के लिए नामित कर रहा है और आप यही मानने के लिए तैयार नहीं कि ट्रंप की कोई भूमिका थी, तो इससे भी ट्रंप जो है थोड़ा चिढ़े हों। अब तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद ही कह दिया इस बात को पार्लियामेंट के अंदर। सारी बातें जो हैं, लेकिन इशारा इसी ओर है कि किसी चीज़ से ट्रंप जो है वो नाखुश है। देखिए, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का आज का बयान वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज मतलब उनके हिसाब से पहले हो चुका है। उन्होंने ऐसे करीब 10 कॉन्फ्लिक्ट जोन का जिक्र किया है। ताजा, थाईलैंड और कंबोडिया जो शिव मंदिर पर लड़ रहे हैं। मतलब हिंदू क्या होता है इसको समझिए कि थाईलैंड और कंबोडिया लड़ रहे हैं तो शिव मंदिर पर दोनों बौद्ध देश हैं। दोनों कहने को कौन से देश है सबको बौद्ध माने जाते हैं। अब प्रेस सेक्रेटरी कह रहे हैं कि थाईलैंड, कंबोडिया से लेकर इजराइल और ईरान से लेकर भारत, पाकिस्तान से लेकर सर्बिया और कौन सा कांगो, पता नहीं कौन कौन सा देश लिख डाला है। और उसका एक लाइन है कि ऑन एन एवरेज पर मंथ 1 पीस डील। ये ट्रंप कर रहे हैं और बाद में कहा है कि अब तो नोबेल दे दो, अब तो नोबेल दे दो। मुझे लगता है कि शायद उनको ये उम्मीद रही होगी, या कहें कि वो ये चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी लोकतंत्र है, उसके नेता के तौर पर कहें कि हम ट्रंप को शांति पुरस्कार के लिए नामित करते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या सचमुच ऐसी कोई भूमिका ट्रंप निभा पाए? जवाब आता है नहीं।
हमास को धमकी दी, लेकिन आज तक इजराइल के बंधक नहीं छूटे। B-2 बॉम्बर खुद अमेरिका ने चलाया। ये इजराइल, यूक्रेन और रशिया के बीच में कहा था 10 दिन हम आएंगे, 10 दिन में सब ठीक कर देंगे, नहीं हो पाया। साख दांव पर है डोनाल्ड ट्रंप की। और जब आप एक टेररिस्ट नेशन है, मतलब मुल्क ही पूरा वो आतंक का है जिसका नाम है पाकिस्तान, जब आप उसके सेनाध्यक्ष के साथ मिलने लगे तो आप भैया कहां रह गए? तो आप बहुत नीचे चले गए। तो ये गुस्सा हो सकता है। बाकी जो डिफेंस वाले कह रहे हैं, अब उसमें कई हैं, वो मुस्कुराहट वाला जवाब था कि नो, क्या था वो, बड़ा शानदार था ना वो, किराना हिल्स वाला वी डोंट नो व्हाट इज देयर। तो मुस्कुराते हुए जो कहा था, तो कई लोग कह रहे हैं मार्शल भारती ने कहा था। अरे दो आपको इंटरेस्टिंग बातें और जाननी चाहिए। एक तो ये यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो बात कर रहे हैं भारत की डेलीगेशन से। इन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि आई थिंक वी नीड सम मोर नेगोशिएशंस विद आवर इंडियन फ्रेंड्स टू सी हाउ एम्बिशियस दे वांट टू बी। भारत मतलब दब नहीं रहा, इसका मतलब ये है एम्बिशियस है भारत इस ट्रेड डील को लेकर के। और जो इनके ट्रेजरी सेक्रेटरी है, मतलब उनके वित्त मंत्री समझ लीजिए, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि इंडिया जो है वो इन नेगोशिएशंस में बहुत सुस्ती दिखा रहा है। इसका भी मतलब ये, और इससे हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये उनका शब्द था। इसका भी मतलब ये है कि भारत जल्दी जल्दी वो सब कुछ नहीं मान ले रहा है जो अमेरिका कह रहा है। आप स्टॉल कर रहे हो, आप रुके हुए हो, आप धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हो, आप किसी प्रेशर में आना नहीं चाहते हो। और ये बात पीयूष गोयल कम से कम 3 बार कह चुके हैं कि हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। अभी पार्लियामेंट में भी उन्होंने ये बात कह दी। इसका मतलब इंडिया इज होल्डिंग ऑन। कल जो स्टेटमेंट आया था पीयूष गोयल जी का, उसमें क्लियर कट ये था, स्पष्ट रूप से। और एक एक्सपर्ट ने सर ये कहा कि प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इज नॉट फोल्डिंग अप लाइक पाकिस्तान। वो चाहते हैं सबमिशन, नेगोशिएशन नहीं, सबमिशन। शब्द ठीक, जो हम कह रहे हैं वो करो ना। पाकिस्तान सब कर रहा है। भारत पाकिस्तान नहीं है भाई, भारत भारत है। और भारत, देखिए 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जो अमेरिका चाहता है भारत खोल दे उसके लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर, फार्म सेक्टर जो है, और ये खासकर ये 2 कंटेंशियस इशू हैं जो मेरी जानकारी है, और जिसमें भारत बिल्कुल समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और ठीक भी है, करना भी नहीं चाहिए। हमारे किसानों के हित को कैसे कोई सरकार दांव पे लगा सकती है? कैसे हमारे पशुपालकों के हित को कैसे दांव पे लगा? डेयरी सेक्टर में हम कितने दिनों, मतलब पूरा ऑपरेशन फ्लड सेकंड और आनंद के बाद हम आत्मनिर्भर हुए बना, तो पोल्सन और तमाम सारी बड़ी कंपनियां उस वक्त हावी थी, और हम उसको खोल देंगे आपके लिए जी। तो ये तो है ही, और टैरिफ का मसला है। तो भारत की जो नीति है इस मामले में सही है कि बिल्कुल दबना नहीं है, अपने हितों को सुरक्षित रखना है। उसके बाद जो आपको थोड़ा बहुत कंसेशन चाहिए वो तैयार है उसके देने के लिए, हम अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए। तो इसमें क्या दिक्कत है? तो भारत पाकिस्तान थोड़ी है, अन्ना भारत जो है कोई छोटा मोटा देश की लैटिन अमेरिकन कंट्री हो गया, आप धमका लें, वो कर लें। तो वो भी डेयरी प्रोडक्ट्स वाला बड़ा इशू है। बड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ भी इशू है। एग्रीकल्चर भी है, वो डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पर नॉन वेज डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, यानी जो गाय या भैंस जो भी वो, उनको नॉन वेज खिलाया जाता है, जिसके कारण वो नॉन वेज कहा जाता है उन डेयरी प्रोडक्ट्स को। और भारत के लिए कल्चरल इशू भी है कि हम कैसे ये मान ले। ऑफ कोर्स हमारे किसानों का इशू तो है ही, किसान का जीएम क्रॉप्स का इशू है, जीएम क्रॉप का इशू है। तो ये सारे इशू भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप कुछ बोल रहे थे समीर जी? जो आप कह रहे थे कि ट्रम्प नाराज है, तो ट्रम्प किससे नाराज नहीं है? सारे देशों से ट्रम्प नाराज है। वो कनाडा से भी नाराज है। कनाडा को उन्होंने आज से टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया, उसको तो उन्होंने 7 दिन का समय भी नहीं दिया, आज से बोल दिया। और कनाडा को बोल दिया कि भाई टैक्स में रिबेट चाहिए तो हमारे हिसाब से काम करो। उधर उन्होंने धमकी दे दी कई देशों को कि अगर आप फिलिस्तीन को अगर देश के रूप में मान्यता दोगे तो हम आपके ऊपर टैक्स और बढ़ा देंगे। तो अब तो ट्रम्प मतलब दुनिया में किस तरीके से देश चला रहे हैं। इस पर राहुल गांधी का बयान मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा था आप देखते जाइए, मोदी वही करेगा जो ट्रम्प कहेगा। ऐसे यही शब्द थे। अब राहुल गांधी 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी भी 2024 से प्रधानमंत्री बने। 11 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री बने, और देश के 11 साल के प्रधानमंत्री का आप रिकॉर्ड देखिए कि किस तरीके से वो काम करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिसी हो चाहे इंटरनेशनल पॉलिसी हो। प्रधानमंत्री मोदी कभी दबे, अगर दबना होता तो 9 जुलाई को ही अमेरिका के साथ इनका ट्रेड डील हो जाती। यह तय है कि भारत अपने हिसाब से देश के हित में जो होगा वो ट्रेड डील करने वाला है। ठीक है, ट्रम्प चाहे कितना धमकी दे, चाहे ट्रम्प दबाव में भारत काम नहीं करेगा। सर, एक महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल चल रही है, मंत्रियों के फेरबदल हो रहे हैं। अब महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर फोन पर रमी खेलते हुए एक मंत्री जी जो हैं वो देखे गए थे। अब इनकी कुर्सी चली गई है, या यूं कहिए बदल गई है। कृषि मंत्री से अब इनको खेल मंत्री बना दिया गया है। रमी खेल रहे थे, खेल मंत्री बना दिया।
ये भी इंटरेस्टिंग है। माणिकराव कोकाटे ये अजीत पवार के कोटे से मंत्री हैं और अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की और इसके कुछ ही घंटों के बाद एक्शन भी हो गया। कृषि से खेल मंत्री का जिम्मा मिला और जो खेल मंत्री थे उनको कृषि मंत्री बना दिया गया है। मतलब अदला बदली हो गई है। दत्तात्रेय भरने को कृषि मंत्री बना दिया गया है और इनके पास अभी वक्फ का भी दिया है, इनके पास खेल का भी इनको डिपार्टमेंट दे दिया और अल्पसंख्यक मंत्रालय का डिपार्टमेंट दिया है। कल अजीत पवार से मिले थे, इन्होंने माफी मांग ली थी और स्वीकार किया कि मैं उस समय मतलब मेरे से गलती हुई। इनकी वैसे जिन्होंने सफाई दी थी इस पर वो ये कहा था कि अरे मैं खेल थोड़ा ही रहा था, फोन देख रहा था, उसमें ऐप खुल गया, मैं बंद उसी में जो है फोटो निकाल ली मेरी। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने इसको बहुत गंभीरता से लिया था और अजीत पवार से कहा था कि आपको मतलब उनसे बात कीजिए, उन्होंने स्वीकार किया। अजीत पवार ने फिर देवेंद्र से कहा कि उन्होंने अपनी गलती मान ली, तो उनका विभाग बदल दिया गया है। तो अब देखते हैं अब कैसे वो विभाग को चला। इतना बड़ा मामला था कि इसमें मंत्री बदला, छवि का मामला है ना। अब आप कृषि मंत्री हो, कृषि बहुत बड़ा मंत्रालय महाराष्ट्र के अंदर, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इतना बड़ा विभाग आपको दिया गया है तो कम से कम आपकी गंभीरता दिखना चाहिए सदन के अंदर। ये छवि का भी सवाल था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि भाई राज्य सरकार की पूरी छवि इससे धूमिल हो रही है, तो कृषि मंत्रालय से बड़े मंत्रालय उनसे विड्रॉ कर दिया गया। हालांकि उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया गया है, वैसे मंत्री पद से हटाते भी नहीं क्योंकि वो तमाम पार्टियों में रहकर आए। महाराष्ट्र की ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसमें कोकाटे साहब नहीं रहे, तो अजीत पवार को डर था कि मैं हटा दूंगा तो वापस शरद पवार के पास चले जाएंगे या बीजेपी के पास चले जाएंगे, तो मंत्री रखा है, विभाग बदल दिया गया है। दूसरी खबर यह भी कि धनंजय मुंडे मिले हैं देवेंद्र फडणवीस से, जिन्हें मंत्री पद से हटा दिया था। धनंजय मुंडे की इस्तीफा लिया था। हाँ, धनंजय मुंडे की देवेंद्र फडणवीस के साथ 20 मिनट की बैठक हुई है और वो पहले बीजेपी में रह चुके हैं। तो क्या धनंजय मुंडे ये बताना चाहते हैं अजीत पवार को मुझे फिर से मंत्री बनाओ या मेरे रास्ते खुले में जा सकता हूं? आने वाले महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ और उनका मामला बड़ा गंभीर था, उन पर जो आरोप लगे थे वो बहुत बड़ा मामला था। ये मामला दूसरे टाइप का है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की एक तस्वीर की बड़ी चर्चा हो रही है। ये गुजरात के दौरे पर थे, वहां अपने कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गए और वहां जाकर के इन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट पर जाकर के रनिंग भी की। फिटनेस वो हैं, एंथुजियास्ट हैं, रोज दौड़ते हैं। और इसके बाद फिर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी गए। तो साबरमती फ्रंट पर उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छी जगह आया, मैंने कम ऐसी जगह देखी है भारत में, बड़ी सुंदर जगह है। वो अटल ब्रिज बना हुआ है वहाँ पर, बड़ा रंगीन, ये पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है बहुत खूबसूरत दिखाई देता है ये, खासकर शाम को रात में। तो उन्होंने कहा मैं इसके मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको देख करके भी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर के कहा कि यहाँ आकर एहसास होता है कि ये कितनी बड़ी चीज़ है या कितनी भारत ने जो निर्माण किया है वो किस स्तर का है, तो उसका उन्होंने जिक्र किया। और फिर इनकी इन बातों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी उन सारी पोस्ट को रिट्वीट किया, रिपोस्ट किया और उस पर कहा कि अच्छा लगा कि आपको गुजरात आना पसंद आया। नहीं, अच्छी बात है। वैसे भी उमर अब्दुल्ला काफ़ी डिफरेंट है अपने जो पिता हैं फारूक अब्दुल्ला उससे, और इन्होंने बहुत सारी ऐसी कोशिशें जो है हमेशा शुरू की हैं जम्मू कश्मीर में भी, और कोशिश करते रहते हैं। वैसे भी जब ये पार्लियामेंट में भी थे तब भी ये जो है काफी मुखर थे। बड़े टिपिकल रवैये नहीं रहते इनके, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट कसे हुए टाइप के राजनेता टाइप बिहेव नहीं, डिफरेंट पॉलिटिशियन है। तो ये बात सही है। अब एक आपको पार्लियामेंट से मैं बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, जहां पर गंभीर मुद्दों की चर्चा के बीच करीब बहुत अजीबोगरीब बातें भी हो जाती हैं। लोकसभा में गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने समोसे की कीमत और सुनिए समोसे का साइज और कितनी साथ में हरी चटनी दी जाए इसको लेकर भाषण दिया। दिल्ली से गोरखपुर तक समोसे के रेट कंट्रोल करने की मांग की। और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो था, प्रियंका वो जया बच्चन खड़ी हुई बोलने के लिए किसी विषय पर, उनके बगल में बैठती हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन दोनों की अच्छी बनती है, तो खड़ी हुई है और उस खड़े होते ही बोली प्रियंका डोंट ट्राई टू कंट्रोल मी, डोंट ट्राई टू कंट्रोल मी। बिल्कुल सुनिए आप समोसे वाली बात सुनिए। समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है। मैं ध्यान तो नहीं दूंगी मगर मेरा कान बहुत शार्प है। प्लीज यू एड्रेस द चेयर। मैं क्या करूं उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। When you speak, I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. So please mind your tongue.
Priyanka, don't control me. ये एक और प्रसंग था जी। संजय सिंह जब बोल रहे थे राज्यसभा में, तो संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी पे बोल रहे थे कि वो सरदरी बैठक में नहीं आए, उनको चुनावी रैली में जाना था, उनको जो है फिल्मी सितारों से बात करनी थी, उसका समय था, मतलब बोल रहे। तो जैसे उन्होंने कहा फिल्मी सितारों पे तो वैसे ही जया जी ने टिप्पणी की, तो तुरंत स्पीकर थे घनश्याम तिवारी जी, उन्होंने कहा जया जी को आपत्ति है इस पर, और जया जी खड़ी हुई और जया जी ने कहा कि आपने जो फिल्मी सितारों का जिक्र किया है वो बड़े डेरोगेटरी फॉर्म में किया है। सर वो समोसा का आप जिक्र कर रहे थे, तो आपको बता दूं एक कमेटी बनी थी समोसा के लिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री के समोसे किसने खाए, जांच हुई थी, याद है आपको? हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू के समय तो वो अधिकारी ने स्वीकार कर लिया रिटर्न में कि वहां पे अधिकारी ने स्वीकार कर लिया कि हम लोगों ने समोसे खा लिए थे, वहां पे एक्सेप्टेंस कर लिया और उस अधिकारी को माफ कर दिया राज्य सरकार ने। इस मामले में मेरी सहमति है लेकिन रवि किशन जी के साथ। नहीं, हमने दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के समोसे खाए, पहली बार जब ईस्टर्न यूपी गए वहां देखा छोटा छोटा समोसा। नहीं सौरभ जी बड़ा विवाद कर रहे हैं, समय आखिरी हो रहा है, लेकिन ये ब्लास्फेमस चर्चा आप लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार, ये सौरभ जी आप चाहते हैं केंद्र सरकार एक सांचा बनाए। नहीं, ये रवि किशन पाप कर रहे हैं। पहले एक साजिश हुई कि समोसा जलेबी की कलरी बताओ, अब ये नई साजिश है। अरे भैया हम लोग तो प्रयागराज के रहने वाले, नाना प्रकार के समोसे हैं, छोटा समोसा, बड़ा समोसा, सबसे बड़ा समोसा, अलग अलग समोसा, और चटनी समोसा तो दुकान से तय होती है ना। केंद्र सरकार को से मांग करनी चाहिए रवि किशन जी को एक सांचा बनाए और सारे ये रवि किशन जी की कार्रवाई एक्सपंज होनी चाहिए। इस तरह की कोई दोबारा चर्चा करने की हिम्मत न करें। कल आप गोलगप्पे का खाचा वो कहेंगे अपने हिसाब से करो, कचौड़ी का खाचा बनाइए, खस्ते का खाचा बनाइए, अरे कोई बात हुई भाई। हाँ ठीक है सर, एक देश एक खाना नहीं चलेगा।